हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? क्या पढ़ लिया जसवंत सिंह में? पढ़ लिया था ही। चलो। मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उसकी राजकुमारी का नाम, एक और नाम, शादी किससे हुई, उपाधि क्या थी, बेटे का नाम क्या था, कला रामलोट कहाँ का सामंत था, अकबर ने कब अटैक किया, कौन सा साका हुआ, जौहर किसने किया, केसरिया कौन करता है, मरसिया किसने लिखे, दल थम्बन की उपाधि किसने धारण की, किसने दी थी, अनारा बेगम कहने पर जोधपुर राजा किसको बनाया, नागौर किसको दिया, मथेरे की राड कब हुई, किस किस के बीच में हुई, कौन कौन से तो गांव की सीमा पर हुई, जीत किसकी हुई, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, छत्रपति रासो किसने लिखी, कौन से मीर बख्शी को मारा था, किसके दरबार में मारा था, किसके दरबार में, शाहजहां के दरबार में मारा था। ये लास्ट वाले है, इधर बैठो जिधर ये भैया बता रहे हैं। ये लास्ट 3-4 लड़कियां आगे बैठी है, ये यहाँ आओ, बीच में आओ इधर। फिर लास्ट लास्ट में आप बैठ जाते हो, फिर जगह मिलती नहीं है। और ये जहां कहे वहां बैठ जाया करो, इनसे पंचायती करती रहती हो तुम। अच्छा, हम और पढ़ रहे, उसको क्या कहा जाता है, कटार का धनी कहा जाता है। उसको किसने मार दिया था, अर्जुन सिंह गौड़ ने मार दिया था। और उसकी छतरी कहां पे बनी हुई है, और कितने खंभों की छतरी, 16। कौन सा दरवाजा अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, कौन से किले में, किसने बंद करवाया था और किसने खुलवाया था और कब खुलवाया था। अरे जसवंत सिंह ने कौन से संघर्ष में भाग लिया, धर्मत का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, दारा और औरंगजेब मुराद। दारा के सेनापति कौन कौन थे, विश्वासघात कौन कर गया था, जीता कौन, घायल कौन हुआ, तो उसकी कौन सी हाड़ी रानी, किले के दरवाजे, कौन से युद्ध को जीत के औरंगजेब राजा बना, राजस्थान का कौन सा राजा सबसे पहले उसके पास गया, वो बाद में किसको लेके चला गया, जसवंत सिंह को लेके चला गया। तो बाद जसवंत सिंह कौन से युद्ध में उसका सेनापति बनता है, खजुआ औरंगजेब किसके खिलाफ लड़ता है, लेकिन जसवंत सिंह बीच में किससे मिल जाता है और औरंगजेब का सैनिक शिविर लूट लेता है। बाद में उसने, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किसकी सहायता के लिए भेजा, और बाद में उसे कहां भेज दिया गया, और काबुल में उसकी कहां मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था, उसका कौन सा बेटा शेर से लड़ा था, औरंगजेब ने उसे जहरीले कपड़े देकर। कौन से 2 बेटे गिरफ्तार किए गए, कौन सी हवेली में किए गए, कहां पर किए गए। नागौर का राजा किसको, सॉरी जोधपुर राजा किसको बनाने की कोशिश की गई, इंदर सिंह राठौड़। वो कहां का था, कितने लाख रुपए लेके। अच्छा, उसने कौन सा कस्बा बसाया जसवंत सिंह ने, किसके बगीचे लगवाए थे, अनार के बगीचे लगवाए थे। और उसकी किताबों के नाम बताओ दे, क्या क्या थे, आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत सार उसकी किताबों के नाम थे। उसकी एक रानी जसवंत देव जिसने महल बनवाया था, उसकी एक रानी अतिरंग दे ने। अच्छा, उसके दरबारी विद्वान नरहरिदास ने और नवीन ने और नैनसी ने। मारवाड़ परगनारी विगत, नैनसी क्या राजस्थान की, मारवाड़ परगनारी विगत का एक और नाम। हमें किसकी जानकारी मिलती है, नैनसी को राजपूताने का। वो जसवंत सिंह के दरबार में किस पोस्ट पे था, उसके भाई का नाम क्या था, और दोनों ने जेल में बिताई पड़ा था। चलो आगे लिखो, अजीत सिंह। अगला राजा कौन है, अजीत सिंह। ये सब दिल्ली में कौन सी हवेली में नजरबंद है, रूप सिंह राठौर। कौन संभाल रहा है, कौन बंदा है जो इनको वहां पे देखभाल कर रहा है, दुर्गादास राठौर। और इन सबको लगा कि यार औरंगजेब मानेगा तो नहीं बात। औरंगजेब ने 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, या तो मुसलमान बनो या मैं सबको आपको मार दूंगा। यार क्या किया जाए, यूं अंदर बैठे रहेंगे तब तो औरंगजेब कभी भी मार सकता है। तो वहां दुर्गादास जी के साथ में एक बंदे और थे जिनका नाम था मुकुंद दास खिंची। क्या नाम था, मुकुंद दास खिंची नाम के एक बंदे और थे। एक महिला थे जिनका नाम था गोरा, महिला थे, उनका नाम क्या था। यूं इनके पास काफी 700-800 लोग थे, फौज वगैरह भी थी इनके पास छोटी मोटी, सारे वहां पर उस हवेली में नजरबंद कर रखे सारे लोगों को। इन सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। गोरा के खुद के एक टाबर था और वो अपने बच्चे को लेकर इधर उधर खिलाती रहती, राज परिवार की महिलाओं के साथ की एक महिला थी और वो अपने बच्चे को इधर उधर खिलाती हुई घूमती रहती थी।
तो सब लोगों ने कहा, बाहर जो गार्ड खड़े हैं, बाहर जो सेना खड़ी है, उसने गोरा को कई बार देख रखा कि गोरा अपने बच्चे को खिलाती रहती है, बाहर से सामान भी लेके आती है कई बार। गोरा को कहा गया, आज के बाद तू तेरे बच्चे को बाहर लेके नहीं जाएगी, इसकी जगह अजीत सिंह को लेके जाया कर, अजीत सिंह को लेके खिलाती रहा कर, ताकि बाहर वाले गार्ड को लगे तो अपने बच्चे को लेके घूम रही है। उसने कहा ठीक है। अब उसने 2-3 दिन तक अजीत सिंह कभी बाहर लेके जाती, कभी अंदर लेके जाती। पूछता गार्ड पूछता किसका बचा रहे, मेरा ही तो है। गार्ड ने भी तक ज्यादा ध्यान दिया नहीं, छोटा टाबर ही था वो। दलथम्बन मर गया था, बीमार हुआ, दलथम्बन बीमार होकर मर गया था वहीं हवेली में, अजीत सिंह बचावा। फिर कहा कि अब ये जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, इनको ध्यान डाइवर्ट कौन कर दे। तो मुकुंद दास खिंची ने कहा कि मैं इनका ध्यान डाइवर्ट कर दूंगा। कैसे? तो कहा मैं इनको सांप का खेल दिखा दूंगा। कौन सा? मैं नागिन तू, वो बड़ा गेम आता है मुझे, और मैं इनको वो दिखा दूंगा। तो कहा ठीक है। तो कहा भाई शाम के टाइम में मुकुंद दास खिंची, ये जो आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, इनका ध्यान डाइवर्ट करेगा। गोरा इस बच्चे को लेकर निकलेगी, पीछे दुर्गादास जी ने आधे लोग जो है इसके साथ निकलेंगे। आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, आधे लोग इसके साथ निकल जाएंगे। और जो आधे लोग साथ निकलेंगे वो सारे एक साथ नहीं रहेंगे। दिल्ली से निकलते ही 20 किलोमीटर बाद में थोड़े लोग रुक जाएंगे, 10-15 लोग रुक जाएंगे। फिर 10 किलोमीटर बाद में 10-15 लोग रुक जाएंगे। फिर कोई 20 किलोमीटर बाद 10-15 लोग रुक जाएंगे। यूं दिल्ली से जोधपुर के बीच में रुकते रुकते चलेंगे। फाइनली एक आदमी को लास्ट तक पहुंचना है, दुर्गादास और अजीत सिंह को लेके पहुंचना है। अजीत सिंह जोधपुर मारवाड़ पहुंचना चाहिए, जैसे भी पहुंचे। बीच वाले आदमी क्यों रुकेंगे? क्योंकि मुगलों को भले थोड़ी देर बाद में सही, पर पता तो चलेगा अपने यहां से निकल गए, और जब पता चलेगा तो अपना पीछा करेंगे। पीछा करेंगे तो जो लोग बीच में वो रोकने की कोशिश करें, जितनी देर रोक सके उतनी देर रोके। बस 10 आदमी, यदि पीछे से पीछा करने वाले 150 हुए तो 10 आदमी क्या रोकेंगे उनको, लेकिन वो 10 आदमी जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर रोक ले, ताकि 15 मिनट आधा घंटा भी आगे जाने का मिले तो टाइम मिल जाएगा अपने को। कहा ठीक है। एक दिन शाम के टाइम में गोरा अपने बच्चे को उसको खिलाती खिलाती अजीत सिंह को, और उसको लेके निकल गई बाहर। उधर मुकुंद दास खिंची ने आगे जो गार्ड खड़े थे, अब कई दिन हो गए वहां बैठे हुए, तो गार्ड भी दोस्ती बन गए थे। उन गार्ड को कहा कि सांप वाला खेल देखोगे? भारत की जनता निकम्मी है, काम तो है नहीं। सांप का गेम तो फिर भी इंटरेस्टिंग होता है, यहां जनता जैसी भी देख लेती है ना। जैसी भी छोड़िए, गांव के अंदर तो वो जोरदार होता है। पहले जीप बैक लिया करते थे, अब तो क्या है, कैमरे वैमरे आ गए तो आपको दिखता रहता है भाई गाड़ी किधर जा रही है। पहले जीप बैक लेते तो गांव वाले बीच से खड़े रहते, हे आन दो, हे इन्हें काट, इन्हें है, बस 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 चलाने। भले खुद को नहीं आए जो बाहर खड़ा है, पर उसको तो कहीं ना कहीं बिढ़ाई दिया करता था वो। तो वो वाली बात है, तो जेसीबी वाली खुदाई की सी बात है। तो नागिन वाला खेल दिखाए मुकुंद दास जी, गार्ड उधर खेल देखे, गोरा अपने बच्चे को लेकर निकली, दुर्गादास जी साथ में निकले। बीच में रुकते रुकते आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद में मुगलों को पता चला कि यार दुर्गादास ये सब लोग तो निकल गए, अंदर हवेली में कम लोग दिखे। तो कब निकले? विशिन का अपने गेम देख रहे थे ना, तो गेम दिखाने वाला कहां गया, वो भी निकल गया। पीछा करने की कोशिश की, पीछा करने की कोशिश की, तो बीच बीच में फौजी खड़े थे। गजब का युद्ध है वो। एक बच्चे को पहुंचाने के लिए 500-700 आदमी कट गए। उनको सबको पता था हम मरेंगे, हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बावजूद दिल्ली से जोधपुर तक हर कदम पर वो लड़ते हैं, केवल एक लक्ष्य से कि जसवंत सिंह का बेटा है अजीत सिंह, और ये एनी हाउ किसी भी सूरत के अंदर मारवाड़ पहुंचना चाहिए। इसके लिए बीच में जितने मर सकते हैं उतने मरे भले। इसके साथ जो बंदा पहुंचना चाहिए वो बंदा कौन रहे? दुर्गादास रट। ये सबसे इंटेलिजेंट है। ये यदि वहां पहुंच गया एक बार मारवाड़, फिर अपने हिसाब से कंडीशन देख लेगा। वो महिला जो बच्चे को लेकर निकली वो कौन थी? हम कहते हैं या तो कभी पन्ना दहाई ने बचाया था उदय सिंह को, या इस बार अजीत सिंह को कौन बचा रही थी? गोरा। इसलिए हम कहते हैं गोरा मारवाड़ की पन्ना है। गोरा मारवाड़ की, जैसे आपका देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, वैसे उस समय जब मारवाड़ एक देश हुआ करता तो मारवाड़ का एक राष्ट्रगान हुआ करता, धूसो। क्या राष्ट्रगान था? धूसो वास्तव में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो गाना जब गाया जाता तब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता, इसलिए बाद में इस गाने का नाम ही क्या हो गया? धूसो नाम पड़ गया। गोरा की छतरी बनाई गई बाद में जोधपुर में, आज भी जोधपुर में गोरा की छतरी है। और अभी 2 साल पहले अपने राजस्थान की सरकार ने बाकायदा बजट के अंदर एक घोषणा जारी की कि गोरा के नाम पर एक स्कीम चलाई जाएगी। क्या स्कीम होगी? कि हर जिले में ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा ने उनको किसी भी वजह से छोड़ दिया हो, उन बच्चों का सरकार ध्यान रखेगी। प्राइवेट एनजीओ जो होंगे, एनजीओ समझते हो, प्राइवेट एनजीओ वो सरकार फंड करेगी कि लो तुम रुपए लो और हमारी तरफ से इन बच्चों का ध्यान रखो। और वो जो स्कीम चलाएगी उस स्कीम का नाम ही था गोरा दहाई स्कीम। क्या नाम था? तो गोरा ने भी बच्चे को पाला था, वैसे अब बच्चों को पालने वाली जो महिलाएं होगी उनको नाम क्या दे दिया जाए? गोरा। तो गोरा दहाई किसको बचा के लाई थी? अजीत सिंह। इसलिए गोरा को मारवाड़ की क्या कहते हैं? पन्ना कहा जाता है, पन्ना दहाई कहा जाता है। उसका नाम कौन से गीत में लिया जाता है? धूसो में। उसकी छतरी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर। और सरकार ने उसके नाम पर क्या जारी कर रखी है? एक योजना चला रही है। उस योजना में क्या किया जाता है? कौन से स्तर पे? गांव स्तर पे या तहसील स्तर पे? जिला स्तर पे। हर जिले में एक। कौन से बच्चों को ध्यान रखा जाएगा? या तो जो बच्चे अनाथ है या जो बच्चे उपेक्षित है, मतलब जिनके मम्मी पापा ने उनको किसी भी वजह से छोड़। कई बार अखबार में आप पढ़ते हो कि लड़की भी अस्पताल में छोड़ के चले गए, वो उपेक्षित है, हमें क्या पता उसके मम्मी पापा कौन है। या वैसे कई बार और केस मिल जाते हैं, कहीं भी छोड़ के चले गए। ऐसे जो भी केस होंगे उन बच्चों का भी ध्यान रखा जाए। या कोई बच्चा कभी भटक गया, घर से बाहर आ गया, तो उन बच्चों का भी पता नहीं मम्मी पापा कौन है उनके, ऐसे बच्चों का ध्यान रखा जाए। तो हर जिले में ऐसे किसके माध्यम से ध्यान रखेंगे?
एनजीओ, किसके माध्यम से? सरकार एनजीओ को फंड देगी और वो एनजीओ उन बच्चों का ध्यान रखेंगे। कौन से बच्चों का? अनाथ और उपेक्षित। कौन कौन से बच्चे? या तो ऑर्फन जिनके मम्मी पापा नहीं है, या जिनको किसी भी वजह से मम्मी पापा का हमें पता नहीं है। जिन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार पर है, सरकार उनका हर जिले के अंदर एक एनजीओ को ये जिम्मेदारी देगी। वो जो योजना, उस योजना का नाम किसके नाम पे किया गया? कौन कौन दो बंदे ये योजना बनाते हैं, यहां से लेके निकलना है अपने को, लिखो। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची तथा गोरा के साथ मिलकर, दुर्गादास राठौड़ एलोंग विथ मुकुंदास खिंची एंड गोरा, दुर्गादास राठौड़ मुकुंदास खिंची तथा गोरा के साथ मिलकर, एलोंग विथ मुकुंदास खिंची एंड गोरा, अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ है, ब्रोट अजीत सिंह टू मारवाड़, अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ है, ब्रोट अजीत सिंह टू मारवाड़, अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ है। कहां तक लिख लिया तूने? मुकुंदास खिंची तथा गोरा के साथ मिलकर, मुकुंदास खिंची तथा गोरा के साथ मिलकर, अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ है, ब्रोट अजीत सिंह टू मारवाड़। अब लाइन चेंज करके लिखो। गोरा को मारवाड़ के पन्ना दहाय कहते हैं। गोरा इज नोन एज पन्ना दहाय ऑफ मारवाड़। गोरा को मारवाड़ के पन्ना दहाय कहते हैं। गोरा इज नोन एज पन्ना दहाय ऑफ मारवाड़। गोरा को मारवाड़ के पन्ना दहाय कहते हैं। गोरा इज नोन एज पन्ना दहाय ऑफ मारवाड़। लाइन चेंज कर लिखो। गोरा का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों में लिया जाता था। नेम ऑफ गोरा वाज मेंशन्ड इन धूसों, नेशनल एंथम ऑफ मारवाड़। गोरा का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों में लिया जाता था। नेम ऑफ गोरा वाज मेंशन्ड इन धूसों, नेशनल एंथम ऑफ मारवाड़। गोरा का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों में लिया जाता था। नेम ऑफ गोरा वाज मेंशन्ड इन धूसों, नेशनल एंथम ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों में लिया जाता था। नीचे लिखो। गोरा की छतरी बराबर जोधपुर, सेनेटर ऑफ गोरा। गोरा की छतरी बराबर जोधपुर। कहां पर है गोरा की छतरी? जोधपुर। एक नीचे और लिखो। लिखो राजस्थान सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गोरा के नाम से एक योजना शुरू की जा चुकी है। हैज लॉन्च्ड द स्कीम, हैज लॉन्च्ड द स्कीम विद नेम ऑफ गोरा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज लॉन्च्ड द स्कीम विद नेम ऑफ गोरा। एक स्कीम लॉन्च की है, किसके नाम से? हैज लॉन्च्ड द स्कीम विद नेम ऑफ गोरा। गोरा के नाम से एक योजना शुरू की जा चुकी है। हैज लॉन्च्ड द स्कीम विद नेम ऑफ गोरा। क्या स्कीम याद रह जाएगी ना? कौन से लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कैसे बच्चों का ध्यान रखेंगे? है ना, अनाथ और उपेक्षित, ऑर्फन जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाए। किसके माध्यम से रखा जाएगा? एनजीओ। किसके माध्यम से? एनजीओ के माध्यम से। आज घर पे जाके थोड़ा और देखना, करंट में आप डालोगे गोरा धाई योजना, है ना, तो गोरा धाई योजना में आ जाएगा, तो आप और पढ़ना क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता है। 2-1 साल पहले योजना शुरू कर दी थी। अच्छा, यहाँ अजीत सिंह को लेके तो आगे, अब 2 समस्याएं। एक तो लेके आगे तो छोटा बच्चा, इसका कहां रखेंगे? ऐसा कहा जाता है कि वो जो 2 रानियां थी, एक का बेटा अजीत सिंह और एक का बेटा कौन था? दलथम। दलथम्बन की तो मौत हो गई। वहां से जब निकले थे तो रानियां साथ में थी, तो जब महिलाएं साथ में थी तो धीरे धीरे चल पा रहे थे, तेज नहीं चल पा रहे थे, तो उन दोनों महिलाओं ने अपनी गर्दनें काट ली थी। उनका भाई हमें मार दिया जाए भले, लेकिन अजीत सिंह को लेके वहां तक पहुंचना जरूरी है। तब अजीत सिंह की मार वही मर गई। अब अजीत सिंह को रखे कहां पे? तो मैंने आपको बीच में पढ़ाया था कि सिरोही में एक गांव पड़ता था कालिंद्री। कौन सा गांव था? तो छोटे से अजीत सिंह को कौन से गांव में रखा गया था? कालिंद्री के अंदर एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था जयदेव पुरोहित। क्या नाम था? और जयदेव पुरोहित के बेटा हुआ था, और इनकी वाइफ अपने पीहर थी। तो उनके पास गए, उनको ले जाकर, भाई तुम्हारे एक बेटा तो हो रखा, कहां का? एक ही और पकड़, अजीत सिंह। और अब तेरे गांव से कालिंद्री चल, और वहां कोई पूछे तो कहना 2 हुए हैं, जुड़वा हैं, ट्विंस हुए हैं मेरे। तो उसके किसके घर पे रखा गया? जयदेव पुरोहित। कौन से गांव में? कालिंद्री। तो मैंने बता ही दिया था, तो किसके घर पे रखा गया था? लिखो। अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया था। कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया था। कालिंद्री कहां पड़ता है? कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया था। अजीत सिंह वॉज केप्ट इन हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित एट विलेज नेम्ड कालिंद्री। अजीत सिंह वॉज केप्ट इन हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित एट विलेज नेम्ड कालिंद्री। अजीत सिंह को जयदेव पुरोहित के घर, अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया था। कालिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया था। वॉज केप्ट इन हाउस ऑफ जयदेव पुरोहित एट विलेज नेम्ड कालिंद्री। अब ये जब निकल गए तो वो जो फौजी थे बाहर, जो गार्ड खड़े थे, औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब कहा, औरंगजेब
मैं ब्लंडर हो गया एक। क्या हुआ? तो वो हम नागिन का खेल देख रहे थे, तो क्या हो गया, देख लिया देख लिया, अरे का उसके चक्कर में अजीत सिंह को लेके निकल गए। कौन? तो दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास खिंची। औरंगजेब ने कहा मैं सुन तो दूंगा तुम्हें, चमड़ी उतार लूंगा मैं ऊपर से तुम्हारी। और औरंगजेब को लगा रही है तो बेइज्जती है। अब कल लोग कहेंगे कि लो तुम्हारी जेल से, तुम्हारी नाक के नीचे से लोग निकल गए। ये कौन देखता है कि सिपाही क्या देख रहे थे क्या नहीं देख रहे थे? यही होगा बादशाह की जेल तोड़ के भाग गए थे या जेल तोड़ के निकल गए थे वो लोग। तो बादशाह ने कहा ये बात अब कानों कान बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। फौजियों का पता चलेगी साहब, कल वहां बच्चा ही नहीं मिलेगा। तो औरंगजेब ने कहा वो मैं देख लूंगा। अगले दिन दरबार लगा, औरंगजेब एक छोटे से बच्चे को लेके गया। और औरंगजेब ने कहा भाई सुनो दरबारियों, सारे मेरी बात सुनो। वो दुर्गादास राठौड़ भगोड़ा निकला, भाग गया वो तो। और वो सारे भाग गए जोधपुर वाले, बच्चे को छोड़ गए यहाँ पे। और ये अजीत सिंह आपके सामने, और मैं इसको मुसलमान बना रहा हूं, और इसका नाम बदल के आज के बाद रखते हैं मोहम्मदी राज। क्या नाम होगा इसका? तो एक नकली अजीत सिंह लाया गया, नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोहम्मदी राज नाम है इसका। संभालेगा कौन? इसकी मान तो चली गई, तो कहा मेरी बेटी संभाल लेगी। औरंगजेब की बेटी का नाम था जबुनिसा। क्या नाम था? जबुनिसा फ्री बेटी थी। मुगलों में क्या राजकुमारियों की शादी नहीं करते थे, मुगलों की सारी बेटियां कुंवारी मरती थी। उनके वैसा डर था। मैंने आपको बताया था कि मुगलों में राजा बनने के लिए सारे भाई आपस में लड़ा करते थे, और एक भाई जिंदा बचता वो क्या बनता था? राजा। तो मुगलों को डर लगता था कि भाइयों भाइयों की लड़ाई होती है, यदि बहन की शादी कर दी जमाई हो जाएगा। और हुमायूं वाले टाइम ऐसा हुआ था कि हुमायूं खान जो जमाई था, जो बहन का पति था, वो आ गया था। उसने कहा राज्य मुझे दो। तो फिर इन्होंने नियम ही बना दिया कि लड़कियों की शादी नहीं करनी। तो जबुनिसा बेटी बेटी कविताएं लिखा करती थी, कोई काम ही नहीं था जबुनिसा के। तो जबुनिसा का टाबर तो पाड़ कम से कम। तो किसको पढ़ा करती थी बाद में? देखो, औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। औरंगजेब रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। औरंगजेब रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज। नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज। नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था। रीनेम्ड फेक अजीत सिंह एज मोहम्मदी राज, तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया। एंड हैंडेड ओवर हिम टू हिज डॉटर जबुनिसा। एंड हैंडेड ओवर हिम टू हिज डॉटर जबुनिसा, तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया। कौन सी बेटी को सौंप दिया? जबुनिसा, तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया। अब इधर ये दुर्गादासन उसको लेके तो आ गए। अब उसका क्या करें भाई? अब अजीत सिंह को रख दिया आपने कालिंद्री गांव में, पर आपको केवल रखना थोड़ी है। आपके दो उद्देश्य हैं, न केवल अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाना है, बल्कि अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाना है। और जोधपुर पे कब्जा किसने कर रखा है? औरंगजेब कब्जा कर रखा है उसने जोधपुर के ऊपर। तो अब क्या किया जाए भाई, कैसे छुड़वाया जाए? तो अपना साथ कौन दे? तो कहा भाई साथ अपना देंगे मेवाड़ के राणा जी राज सिंह। साथ कौन देंगे? और मैंने बताया था राज सिंह ने जोधपुर के अजीत सिंह को समर्थन दिया था। इसको हम राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं, बताया था। लिखो, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने हाँ, शादी होती नहीं थी तो औरंगजेब की शादी भी, तो और लड़कियां नहीं होती? हाँ, क्यों? हैदराबाद के राजा से करके आ गया, लखनऊ के राजा से करके आ गया। भाई एक मुगल बास दिल्ली में ही राजा थोड़ी है, बाकी जगह भी तो राजा होते हैं, बाकी जगह नहीं होते? हाँ, क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे? भाई एक परिवार है, वो अपनी बेटियों को नहीं कर रहा, भारत में बाकी परिवार तो कर रहे हैं। मुगल बादशाह का परिवार तो एक ही होगा, बादशाह तो एक ही होगा। बादशाह कितने होंगे? और इतना लोड क्यों लिया आपने? किसी का ब्याह हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक, ब्याह के लोड क्यों लेने? चलो ठीक है। औरंगजेब के एक बहन थी रोशन आरा। क्या नाम था? तीन बहनें थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहर आरा। रोशन आरा औरंगजेब की सपोर्टर थी। इन भाइयों भाइयों में जब लड़ाई हुई तो रोशन आरा एकदम औरंगजेब की सपोर्टर थी। तो औरंगजेब सबसे अधिक किसी बहन को मानता था, तो कौन सी बहन को मानता? राजकुमारी थी, उसका महल वहल अलग से था, वो अपने महल में रहती। तो ये महिलाओं के महल के अंदर जिनकी भी पोस्टिंग की जाती वो सारी महिलाएं होती, या बाद में हिंजड़े होते। महिलाओं का जहां भी पोस्टिंग होगी, महिलाएं जहां भी रहेगी, वहां पर जो भी नौकर चाकर रहेंगे या तो वैसे रखे जाए या बाद में महिलाएं रखी जाए। तो जौहर आरा, रोशन आरा का अलग से एक महल हुआ करता। एक बार औरंगजेब को न्यूज मिली कि रोशन आरा ने उसमें 3-4 पुरुषों को एंट्री दे दी, 3-4 पुरुष नौकर रख लिए। औरंगजेब ने रोशन आरा को तो जहर दे के मरवाया, और वो जो 3-4 पुरुष रखे थे उनको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बाद में मारा था। और तुमने बड़े मजे लिए रहे कई दिन। तुम आओ इधर साइड के अंदर। तो मुगलों में शादी करने की कोई बात सोच ले, औरंगजेब को जाने नहीं, खाल खींच लाए वो ऊपर से। लिखो, हाँ हाँ, क्या? ओ सब जमा करती थी ना, किले लगा दी थी उसने, किले ही सबके। लिखो, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने
मेवाड़ अजीत सिंह को समर्थन दिया, सपोर्टेड अजीत सिंह। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया, सपोर्टेड अजीत सिंह। किसको समर्थन दिया? अब ये दोनों की सेना मिल गई साथ में, किस किसकी? मेवाड़ की और मारवाड़ की। तो औरंगजेब इन दोनों के साथ एक युद्ध लड़ता है। अपने उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है देबारी। कौन सी जगह? लिखो देबारी का युद्ध, बैटल ऑफ देबारी। और स्टार लगाना इसके, ये सवाल पूछा हुआ है। देबारी का युद्ध, बैटल ऑफ देबारी। देबारी कहां पर पड़ता है? उदयपुर। 1680। दोनों सेना एक साथ लड़ती है। कौन कौन से दोनों राज्यों की सेना है? मेवाड़ और मार। औरंगजेब जीतता है, औरंगजेब दोनों को एक साथ हरा देता है। कौन से युद्ध के अंदर? लिखो, औरंगजेब ने मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। औरंगजेब ने मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। औरंगजेब डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। मेवाड़ तथा मारवाड़ की संयुक्त सेना को हराया। डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। एक तो राज सिंह की सेना, उधर दुर्गादास ये सेना लेके, और इस युद्ध में तो औरंगजेब जीत जाता है। अब इस युद्ध में औरंगजेब जीता तो इनके समझ में आ गया अकेले अकेले पार भी नहीं पड़ रही है अपनी, औरंगजेब की सेना भारी पड़ रही है। तो औरंगजेब का एक बेटा था अकबर। औरंगजेब का बेटा कौन था? उसकी अपने राजस्थान पोस्टिंग थी। दुर्गादास ने, राज सिंह ने, दोनों ने मिलकर इस अकबर को भड़काया कि मुगल बादशाह बनना चाहता है। इसने कहा हाँ, पापा के मरते ही मैं अपने तीनों भाइयों को मार दूंगा और तीनों भाइयों को मार के मैं क्या बनूंगा? मुगल बादशाह। और इन्होंने समझाया कि देख तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं और मरने के चांस कम है तेरे पापा के। उन्होंने एकदम कोरोना की वैक्सीन और लगवा रखी है, कैसे नहीं मरेगा ये आदमी। और हम तेरे को एक इलाज बताते हैं, तू तेरे को मुगल बादशाह घोषित कर दे और हम तेरा सपोर्ट कर देंगे, औरंगजेब को हटा देते हैं, तेरे को बना देते हैं। अकबर इनके चक्कर में, अकबर ने अपने को क्या घोषित कर दिया? मुगल बादशाह। लिखो लिखो, दुर्गादास राठौड़ तथा राज सिंह ने, दुर्गादास राठौड़ एंड राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ तथा राज सिंह ने, दुर्गादास राठौड़ एंड राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ तथा राज सिंह ने औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। प्रोवोक्ड औरंगजेब से सन अकबर फॉर रिवोल्ट। प्रोवोक्ड औरंगजेब से सन अकबर फॉर रिवोल्ट। प्रोवोक किया मतलब उकसाना। प्रोवोक्ड औरंगजेब सन अकबर फॉर रिवोल्ट। औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। प्रोवोक्ड औरंगजेब से सन अकबर फॉर रिवोल्ट। और ये बंदा भाई खुद को बादशाह घोषित करता है नए साल वाले दिन, 1 जनवरी 1681 को। कब घोषित करता है? यह भी सवाल पूछा, याद रखना। पाली में एक जगह पड़ती है नाडोल। कौन सी जगह? तो अकबर ने खुद को मुगल बादशाह कहां पर घोषित किया था? कब किया था? लिखो, 1 जनवरी 1681 ईस्वी को। ऑन 1 जनवरी 1681 एडी। 1 जनवरी 1681 ईस्वी को, ऑन 1 जनवरी 1681 एडी। 1 जनवरी 1681 ईस्वी को अकबर ने नाडोल में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मुगल एम्परर एट नाडोल। अकबर ने नाडोल में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मुगल एम्परर एट नाडोल। अकबर ने नाडोल में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मुगल एम्परर एट नाडोल। खुद को नाडोल में क्या घोषित कर दिया था? ये दोनों सवाल याद रखना, एक एग्जाम में दोनों सवाल पूछे थे। देबारी का युद्ध कब हुआ था? 1680। 1680 में देबारी के युद्ध में मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त, या औरंगजेब ने मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना को कहां पर और कब हराया था? तो कहां पर हराया था? देबारी। और कब हराया था? 1680। और एक ये था, 1 जनवरी 1681 को अकबर खुद को मुगल बादशाह कहां पर घोषित कर देता था? कहां कर देता? 81 में आते आते राज सिंह की तो डेथ हो गई थी। राज सिंह की डेथ 1680 में हो गई थी। अच्छा, राज सिंह की डेथ के बाद राजा कौन बना हुआ यहाँ पे? जय सिंह। कौन बना हुआ है? जय। पर जय सिंह शुरू में इनके साथ था, दुर्गादास राठौड़ भी इनके साथ में हुआ करता था। नाडोल के अंदर उसने अपने को राजा घोषित किया। नाडोल में उसके साथ दोनों है, मेवाड़ भी उसके साथ में और मारवाड़ भी उसके साथ में। ये समाचार औरंगजेब को मिले कि अपने बेटे ने बगावत कर दी, और बेटे ने बगावत करके खुद को क्या घोषित कर दिया? मुगल बादशाह। इस अकबर का जो मुख्य सेनापति था, उस सेनापति का नाम था तहवूर खान। क्या नाम था सेनापति का? तहवूर खान नाम करके सेनापति था। अकबर ने इस तहवूर खान, औरंगजेब ने इस तहवूर खान के पास मैसेज भेजा कि तहवूर खान, मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे से विद्रोह करवा लिया। तहवूर खान ने कहा विद्रोह नहीं, अकबर भारत का मुगल बादशाह है और तुम फटाफट आजा वरना तेरे को गिरफ्तार करेंगे हम। औरंगजेब ने कहा मेरे को तो पता नहीं कब गिरफ्तार करोगे कब नहीं, पर तेरा परिवार आगरा रहता है, गिरफ्तार है। और यदि शाम से पहले पहले दुर्गादास राठौड़ और अकबर के बीच का गठबंधन नहीं टूटा तो तेरे पूरे परिवार के पकौड़े बना खा जाऊंगा मैं। अब बेचारा तहवूर खान फंस गया कि यार अब क्या किया जाए, अब ये गठबंधन तोड़वाना पड़ेगा इनके बीच का। और तहवूर खान शाम के टाइम में दुर्गादास राठौड़ के पास गया
उसने दुर्गादास राठौड़ को जाकर, दुर्गादास जी कई दिन से मेरे मन में एक बात थी, आपको बताना चाहता था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। दुर्गादास बताओ बताओ यार तैमूर खान साहब बताओ क्या बात है। आपको क्या लगता है कि आपने अकबर को मुगल बादशाह बना दिया, अपने बाप से लड़ लिया? लगता क्या है, दिख रहा है यार साहब साहब, अकबर को मुगल बादशाह बना दिया गया, अब औरंगजेब को पकड़ के मारेंगे, बाद में हमारे अजीत सिंह को क्या दिलाएंगे, जोधपुर का राज? नहीं, गलत हो आप। अकबर औरंगजेब दोनों मिले हुए हैं, अकबर आपको पकड़ के औरंगजेब को देगा। दुर्गादास सिंह ना यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं तो देखो उनके अंदर का आदमी हूं, मैं तो इसलिए आपको बात बताने आया कि मुझे लगता है आप भले आदमी हो और आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार अकबर से जाके बातचीत कर लो, आपने तो उम्र खाई है थोड़ी, बातचीत करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और दुर्गादास जी रात को अकबर से बातचीत करने के लिए गए, वहीं नाडोल बैठे हुए सारे लोग। अकबर का जो गेट कीपर था उसको तैमूर खान खूब सारे रुपए दे के आया था कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार। दुर्गादास अकबर से मिलना ही नहीं चाहिए। दुर्गादास जी जैसे ही गए, उन्होंने जाके अकबर गेट कीपर को कहा, गिल्ला भाई अकबर कहाँ है, मुझे बातचीत करनी है। उसने कहा भाई आज बादशाह तो सो गया, सरदर्द कर रहा था बादशाह का। एक बार अंदर जाके कहा कि दुर्गादास जी मिलने के लिए आए, क्यों आपके लिए तो स्पेशल कहा था कि दुर्गादास जी आए तो कहना सुबह बात करेंगे। अब दुर्गादास जी का दिमाग खराब हुआ गया, सुबह तक औरंगजेब की फौज आ जाएगी और ये दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे को पकड़ के मार देंगे। दुर्गादास जी चुपचाप वहां से निकले, एक तरफ मारवाड़ वालों की सेना पड़ी, एक तरफ मेवाड़ वालों की। मेवाड़ का राजा कौन है, जयसिंह। जयसिंह को समाचार भिजवाया कि सेना लेके उदयपुर निकल जाओ, और ये अपनी सेना लेके जोधपुर की तरफ चले गए। इनका गठबंधन बीच का टूट गया। अकबर सुबह उठा देखा नहीं तो एक तरफ मेवाड़ वाले हैं ना दूसरी तरफ मारवाड़। वो बेचारा कहां गए उसने पता लगा, तो पता चला साहब ये बात हुई, आपके पिताजी ने गठबंधन तोड़वा दिया आपका, और अब आपके पिताजी आ रहे हैं। और अब औरंगजेब ने कहा मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, अकबर को मारूंगा। दुर्गादास ने मेवाड़ वालों को बाद में देखा जाएगा, पहले इस मेरे बेटे को मारना, ये मेरे खिलाफ बगावत करता है। अकबर बेचारा दुर्गादास के पीछे भागा, अंकल मरवा दिया, तुम्हारे चक्कर में किया था मैंने जो कुछ भी किया था। अब बात तो दुर्गादास जी की भी समझ में आ गई कि यार लफड़ा हो तो गया। तो दुर्गादास जी ने कहा यार अब तो अपने हाथ से बाजी निकल गई, अब तो औरंगजेब बड़ी सेना लेके और आ रहा है, तो अब अपने को कौन बचाएगा? तो अब अपने को एक ही आदमी बचा सकता है, कटप्पा। कौन बचा सकता है? दक्षिण भारत में शिवाजी के बेटे राजा बन गए थे, महाराज छत्रपति संभाजी। कौन बन गए थे? महाराज छत्रपति। अब अपने को संभाजी बचा सकते हैं। तो अकबर ने कहा मैं संभाजी को जानता ही नहीं। दुर्गादास ने कहा मैं जानता हूं। फिर दुर्गादास और अकबर यहां से दोनों साउथ इंडिया में किसके पास जाते हैं? वो भी बड़ी गजब की लड़ाई है, क्यों मारवाड़ से पूरा मालवा क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र पहुंचते हैं अपने थोड़े से सैनिकों को लेके। मुगलों ने जगह जगह अपनी चौकियां लगा रखी थी, उसके बावजूद उन चौकियों से बचते हुए, उन चौकियों पर लड़ते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए। किसके पास? संभाजी दुश्मन है, एक दुश्मन दुर्गादास और एक दुश्मन अकबर, मतलब तीन दुश्मन एक साथ कहां पर बैठे हुए? साउथ इंडिया। कहां पर बैठे हुए? साउथ इंडिया। किसके तीन दुश्मन है? अब औरंगजेब को उन तीन दुश्मनों का मुकाबला करना है, इसलिए औरंगजेब को राजस्थान खाली करना पड़ेगा। और कहां जाना पड़ेगा? साउथ इंडिया। पर यदि औरंगजेब राजस्थान खाली करता है तो मेवाड़ वाले पंगे लेंगे, और मेवाड़ वाले औरंगजेब के जो इलाके उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए औरंगजेब बेचारा जयसिंह के साथ संधि करता है। किसका संधि करता है? और जयसिंह को कहता है कि जयसिंह तेरी और मेरी लड़ाई बंद कर दे, मैं तुम्हारे से जजिया नहीं लूंगा, और इसके बदले मेरे को 3 परगने दे दो, तुम पूर्व मंडल और बदनौर। क्या दे दो मेरे को, और मैं तुम्हारे पर हमला नहीं करूंगा, तुम मेरे पे हमला मत करना। अच्छा, मेवाड़ वाले किसका सपोर्ट कर रहे थे? दुर्गादास जी का। दुर्गादास जी खुद ही कहां चले गए? साउथ। तो मेवाड़ वालों को भी अब दुर्गादास जी की हेल्प करने की आवश्यकता, मेवाड़ वालों को खुद को भी शांति चाहिए। तो जयसिंह ने कहा ठीक है, आज के बाद हम राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में शामिल नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। तो औरंगजेब को कहां जाना पड़ गया? साउथ इंडिया। कहां जाना पड़ गया? और औरंगजेब एक बार साउथ इंडिया गया, उसके बाद पूरी जिंदगी साउथ ही रहा, वापस आ ही नहीं पाया। नेपोलियन का नाम सुना? नेपोलियन। कहते हैं नेपोलियन के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने स्पेन पर हमला कर दिया था। कहां हमला कर दिया था? जब तक उसने स्पेन पर हमला नहीं किया था तब तक उसकी जिंदगी सब ठीक चल रही थी, पर जब स्पेन पर हमला किया गया तो बाकी वाले देश स्पेन के पक्ष में आते चले गए, नेपोलियन अकेला हो गया और बेचारा फंस के रह गया था। तो हिंदी का एक कोटेशन है कि स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था। फोड़ा समझते हो? तो फोड़ा हो जाए अपना, नासूर मतलब इतना फैल जाए कि बाद में अब कोई भी इलाज उसका ना बचे। तो स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए क्या बन गया था? ठीक वैसे ही दक्षिण भारत का फोड़ा औरंगजेब के लिए क्या बन गया था? एक बार औरंगजेब साउथ इंडिया गया, उसके बाद वापस साउथ इंडिया से निकल नहीं सका। इतने पैसे लगे, इतनी सेना मरी कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य भर भरा के गिर गया। औरंगजेब भी मुगल साम्राज्य को खत्म करके चला गया था। कौन सी नीति की वजह से? दक्षिण भारत की नीति। कौन सी नीति की वजह से? देखो, औरंगजेब की चालाकी के कारण, ड्यू टू क्लेवरनेस ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की चालाकी के कारण औरंगजेब की चालाकी के कारण, ड्यू टू क्लेवरनेस ऑफ औरंगजेब, दुर्गादास तथा अकबर को, दुर्गादास एंड अकबर, दुर्गादास तथा अकबर को, दुर्गादास एंड अकबर, दुर्गादास तथा अकबर को दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। हैड टू मूव टू संभाजी इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा।
हेड टू मूव टू संभाजी इन साउथ इंडिया। संभाजी किसके बेटे हैं? दक्षिण भारत में संभाजी के पास जाना पड़ा। हेड टू मूव टू साउथ इंडिया, हेड टू मूव टू संभाजी इन साउथ इंडिया। तो औरंगजेब के कौन तीन दुश्मन एक साथ इकट्ठे हो रखे? खुद का बेटा अकबर, मारवाड़ का दुर्गादास और साउथ इंडिया का संभाजी। औरंगजेब इनके खिलाफ 9 साल लड़ता है। वहां कितने साल लड़ता है? 9 साल बाद उसने संभाजी को पकड़ के मार दिया। किसको पकड़ के मार देता है? और संभाजी की मौत तो और बुरी है। औरंगजेब टुकड़े टुकड़े करवाता है, एक एक अलग अलग अंग अलग किया गया, फिर नदी में फेंका गया था संभाजी को। नदी में बहा दी थी लाश संभाजी की। अब जो संभाजी मर गया तो दुर्गादास अकबर ने कहा अब आपने तो किसके सपोर्ट पे बैठे हुए थे यहाँ पे? संभाजी के। तो अकबर ने कहा कि दुर्गादास जी एक काम करो, 9 साल हो गए अपने को इधर आए हुए, अब मैं यहां से जाता हूं ईरान। यहां से कहां जाता हूं? महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से आगे ईरान की तरफ निकल जाऊंगा मैं। आप जाओ यहां से वापस मारवाड़, आप मारवाड़ में जाके लड़ाई की तैयारी करो। मैं ईरान के राजा से सहायता लेके आ रहा हूं, मैं ईरान के राजा से सहायता लेके वापस इंडिया आऊंगा। आप मेरे को रास्ते में मिल जाना, दोनों मिलकर औरंगजेब को मारेंगे। इस बात को छोड़ूंगा तो नहीं, मैं मारूंगा तो पक्का पक्का। तो अकबर यहां से सहायता लेने के लिए कहां चला गया? ईरान। ईरान के राजा ने उसको अपने पास रखा। फिर भगवान जाने क्या बात हुई, एक दिन ईरान के राजा ने अकबर को पकड़ के मार दिया। तो अकबर बेचारा वापस इंडिया आ ही नहीं पाया। पर इस चक्कर में अकबर का पूरा परिवार दुर्गादास के पास रह गया। अकबर जब यहां से निकला तो अपने परिवार को किसके पास छोड़ के गया? उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे का नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम था बेटे का? बुलंद अख्तर। और बेटी का नाम था सफियतुन्निसा। क्या नाम बेटी का? सफियतुन्निसा। किसके बेटे बेटी है? क्या क्या नाम दोबारा बताओ देखे? बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। किसके बेटे बेटी है? रह गए किसके पास? तो इनका पालन पोषण किसी आदमी ने किया तो किसने किया? अब औरंगजेब के, अकबर के मरने के कई दिन बाद औरंगजेब को पता चला कि अकबर का परिवार कहां है। तो अकबर का परिवार तो दुर्गादास के पास, उसके बेटे बेटी तो दुर्गादास के पास, ये सारे के सारे। तो औरंगजेब ने दुर्गादास के पास मैसेज किया कि दुर्गादास, लड़ाई लड़ाई की जगह, परिवार परिवार की जगह, अकबर का परिवार है, अकबर के बेटे बेटी तेरे पास में, मेरे पोते पोती हो गए, उनको यार मुझे वापस सौंप दे। दुर्गादास ने कहा दिमाग खराब है, तू अकबर को मारने के लिए साउथ इंडिया 9 साल बैठा रहा, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अकबर के बच्चों को तेरे को सौंपूंगा और तू इनको नहीं मार देगा? और यदि तू कल को बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को मार देता है तो यार मैं ऊपर जाके अकबर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तू तेरे बच्चों को मेरे पास छोड़ के आया था और मैंने औरंगजेब से कटवा दिए। औरंगजेब ने कहा नहीं नहीं यार मैं ऐसा नहीं करूंगा कुछ भी। उसने कहा यार तूने मुराद को बेसमेंट में ले जाके मारा था, तूने दारा को मार के शाहजहां के पास उसको गिफ्ट भेजा था, तूने तेरे बाप को गिरफ्तार करके रखा है, तेरी बहन को जहर दे के मरवाया है, तो तेरे पर यार विश्वास कैसे किया जा सकता है? तेरे चक्कर में अकबर मरा है। औरंगजेब ने खूब समझाने की कोशिश कर रहे ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम भेज तो सही इनको। दुर्गादास ने कहा ये तो मेरे टाबर है, मेरे पास ही रहेंगे। फिर औरंगजेब के दरबार में अपने राजस्थान के एक राइटर रहा करते, मारवाड़ के एक राइटर थे ईश्वरदास नागर। क्या नाम था राइटर का? किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार, अपने मारवाड़ के। और औरंगजेब ने इनको कहा, ईश्वरदास जी को कहा, ईश्वरदास जी आप जाओ और दुर्गादास से बात करो और मेरे टाबर तो मेरे को वापस दिलवाओ। ईश्वरदास जी यहाँ मारवाड़ आए, दुर्गादास से बात की। दुर्गादास दोनों बच्चे कौन कौन? बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। तेरे तो है नहीं, है तो किसके? औरंगजेब के पोते पोती है, वापस दे दे। दुर्गादास ने सेम बात रिपीट की। ईश्वरदास जी आपका दिमाग खराब हो गया, इस आदमी पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये जब बेटे को मारना चाहता था तो पोते पोती को भी तो मार ही सकता है। ईश्वरदास जी ने कहा दुर्गादास जी राजस्थान के आदमी, इतना तो दिमाग लगाओ, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मूल से, गांव के अंदर कहते हैं कि दादा दादी को पोते पोती सबसे अच्छे लगते हैं। अपने पापा को उन्होंने पीट लिया होगा कभी, लेकिन पोते पोती कभी भी हाथ कि मूल धन से हमेशा क्या प्यारा लगता है? प्रिंसिपल से इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा। ये इंटरेस्ट है, दादा दादी है वो इनका, वो इनके तो कम से कम हाथ नहीं लगाएगा। तो दुर्गादास जी ने कहा तो मैं एक को भेजूंगा, दोनों को एक साथ नहीं भेजूंगा, पहले बच्ची को ले जाओ, और यदि बच्ची के साथ कुछ भी औरंगजेब ने किया तो बाद में लड़के को दूंगा ही नहीं। तो ईश्वरदास जी ने कहा ठीक है। पहले किसको भेजा गया? तो कहते औरंगजेब के पास गई सफियतुन्निसा। औरंगजेब बड़ा राजी हुआ। कई सालों बाद उसने अपनी पोती को देखा, लाड किया, पास में बिठाया, उसको पूछे, समाचार पूछे उससे, रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर औरंगजेब ने अपने मंत्री थे उनको कहा कि बच्ची को लेके जाओ, पहले तो इसको मुसलमान बनाओ, नमाज पढ़नी सिखाओ, कुरान पढ़नी सिखाओ। तो उस बच्ची ने कहा क्यों? मैं मुसलमान ही तो हूं और मुझे नमाज भी आती है और कुरान भी आती है। तो औरंगजेब ने कहा कैसे? तू तो वहां हिंदुओं के घर में रहती थी, तू तो वहां से सीख के आई, कोई ओम ओम भूर भुवस्व तत्सर्ववितुर्वरेण्यम। भाई तुझे नमाज और कुरान कहां से आई? हिंदू बना दिया उन लोगों ने, जनेऊ वनेऊ पहना दी होगी तेरे तो। और उसने कहा नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान ही हूं। हमारे एक मौलवी साहब आते दिल्ली, वो कुरान भी सिखा के जाते और नमाज भी सिखा के जाते। तो मौलवी साहब को भेजता कौन था? उसने बाबा जी। बाबा जी कौन? तो दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास तुम्हें पीटता नहीं था? कि नहीं, सबसे अधिक ध्यान ही हमारा वो रखते थे। तो मेरे बारे में उल्टी पुल्टी बातें करता था तुम्हारे सामने? नहीं, आपका तो कभी कोई मैटर ही नहीं है। और यूं औरंगजेब की आंखों में आंसू आते हैं।
और औरंगजेब कहता है अरे मतलब ये सब अच्छा काम उसने तुम्हें अच्छे तरीके से रखा, वही रखते थे, हमें तो उन्हीं की सारी व्यवस्था की भी थी। तो औरंगजेब पूछता है कि आजकल दुर्गादास कैसा दिखता है, मैंने कई साल से उसको देखा नहीं, कितना बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए उसके। तो उसने कहा इन पिछले 4-5 सालों में मैंने भी उनको नहीं देखा है। तो औरंगजेब ने कहा देख लिया ना, मैंने कहा था ना, छोटे टाबर थे तब तक ध्यान रखा होगा, अब तो पीटता ही होगा। उसने अरे फिर आप नहीं समझ रहे, मेरे कहने का मतलब यह कि मैं जब से थोड़ी सियाणी हो गई, मैं थोड़ी बड़ी हो गई, अब जब भी दुर्गादास जी मेरे से मिलने के लिए आते हैं तो बीच में एक पर्दा तान की बातचीत करते हैं। अपने यहाँ रिवाज ही था कि बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ में पिता भी सीधे बात नहीं करते थे। 10-12 साल की बच्चियां हो जाती, उसके बाद बाप बेटे भी आपस में अकेले में नहीं मिला करते थे, अकेले में बात नहीं करते। और यदि पुरुषों को कोई बात करनी हो तो बीच में पर्दा लगाते, महिलाएं उस साइड में बैठेगी, पुरुष इधर बैठेंगे। तो इन सालों में मेरे से जब भी मिलने के लिए बीच में पर्दा तान के बात करते, इसलिए मेरे को शक्ल याद नहीं, बाकी बोली तो मैं जानती हूँ, कि मुझे उसके वेशभूषा याद नहीं है, बाकी तो मैं सब कुछ ही जानती हूँ उसके बारे में। तो औरंगजेब यूं बड़ा राजी होता है कि यार दुर्गादास ने इतना अच्छा ध्यान रखा मेरे बच्चों का। तो औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गादास मैं बहुत राजी हूं तेरे से कि तूने मेरे बेटे बेटी पोते पोती का इतना ज्यादा ध्यान रखा, मांग दुर्गादास, जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। एक दिन औरंग यूं कहो रतन वालो कहीं विशेष, वालो मतलब होता है प्रिय, वालो मतलब क्या होता है, एक दिन औरंग यूं कहो, एक दिन औरंगजेब ने यह कहा तन वालो कहीं विशेष, कि तुझे सबसे प्रिय क्या है, मांगो मुख स्यूं देऊं आसकरण दुर्गेश। दुर्गादास के पिताजी का नाम था आसकरण, क्या नाम था, मांगो मुख स्यूं देऊं, कि मुख से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हे आसकरण के बेटे दुर्गादास, मैं तेरे से बड़ा राजी हूं, जो तुझे चाहिए वो मांग ले आज। दुर्गादास जी वापस रिप्लाई भेजते हैं कि खग वालो, खग का मतलब होता है तलवार, क्या मतलब होता है, तो क्या अच्छी लगती है मुझे तलवार, खग वालो जग वालो, तलवार अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है, खग वालो जग वालो, वालो मुरधर देश, और मुझे मेरे मारवाड़ का देश भी अच्छा लगता है, श्याम धर्म वालो सदा, इससे भी अच्छी ज्यादा मुझे स्वामी भक्ति लगती है, क्या अच्छी लगती है, श्याम धर्म मतलब श्याम स्वामी भक्ति, मेरे स्वामी के ऑर्डर का पालन करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, नित वालो नरेश, और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे मारवाड़ का राजा लगता है, मारवाड़ का राजा अजीत सिंह है। इसलिए हे औरंगजेब तू कुछ देना ही चाहता तो अजीत सिंह को जोधपुर दे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा जो तूने पहले सारे बताए थे मुझे भी अच्छे लगते हैं, ये जो लास्ट में बोला था ना, ये वाला मुझे कभी भी अच्छा। उसने कहा मैं अजीत सिंह को जोधपुर नहीं दूंगा, बाकी जो तेरे को चाहिए वो दे दूंगा मैं, तू कहे तो मैं तेरे को जोधपुर का राजा बना देता हूं, लेकिन अजीत सिंह को जोधपुर का राजा। दुर्गादास ने कहा नहीं। जसवंत सिंह जी जब मरे थे तब मुझे कह के गए थे, जसवंत कहो जोय कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, जोय मतलब होता है ढूंढना, मारवाड़ी भाषा में ढूंढने को क्या बोलते हैं, जोगणो, कि जसवंत कहो जोय घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, जसवंत ने ढूंढ के उस दिन कहा था कि घर की रखवाली कौन करेगा, दुर्गादास, तो कि मेरी जिम्मेदारी बनती है घर की रखवाली मैं करूं, इसलिए मैं स्वामी का ऑर्डर का पालन कर रहा हूं। जसवंत सिंह जी का ऑर्डर था घर की रखवाली करनी है, इसलिए मैं राजा कैसे बन सकता हूं, राजा केवल और केवल कोई बनेगा तो कौन बनेगा, अजीत सिंह। औरंगजेब ये बात ही मुकर गया, औरंगजेब ने इसके अलावा और कुछ चाहिए वो ले ले, ये नहीं दिया जाएगा। फिर 4-5 साल बाद दुर्गादास खुद इसको छोड़ने के लिए गया, बुलंद अख्तर, किसको छोड़ने के लिए गया, औरंगजेब से वापस वो बातचीत करता है कि भाई देख ले, औरंगजेब ने कहा पूरा मारवाड़ ले लो मेरे से, सांचौर मेड़ता नागौर जालोर, जोधपुर नहीं दूंगा। और दुर्गादास इस बात पे अड़े हुए कि जोधपुर नहीं देगा तो राजधानी नहीं, और राजधानी नहीं तो राजा का मतलब ही क्या हुआ बाद में। तो दुर्गादास इस बार दिमाग लगा दें, दुर्गादास इनका बाकी वाला तो दे, उसने कहा ले लो, तो बाकी वाला पूरा ले लिया, एक जोधपुर इनको नहीं मिल पाया था बाद में। औरंगजेब मरते दम तक इनको जोधपुर बाद में देके नहीं गया। औरंगजेब के बाद बनता है बहादुर शाह, फिर ये करते हैं देबारी वाला समझौता, और देबारी वाले समझौते में अजीत सिंह को बाद में क्या मिलता है, जोधपुर। पढ़ा था हमने कि अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनका राज्य दिलाने में क्या की जाएगी, आई बात समझ में, लिखो ये दो हेडिंग डालो, नाम लिखो बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा, दो नाम लिखना केवल, दो ऊपर ऊपर वाले दो ही लिखना भाई, इन बहन भाइयों के नाम है। हाँ शासनकाल तो लिख तो, इतना लोड क्यों लेता है। लिख लिया, लिखो ये है अकबर के, ये अकबर के पुत्र पुत्री थे, ये अकबर के पुत्र पुत्री थे, देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर, ये अकबर के पुत्र पुत्री थे, देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था, दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम, दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था, दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था, दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। ईश्वरदास नागर के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर,
दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास हैंडेड ओवर देम टू औरंगजेब। दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास ने इन्हें किसको सौंप दिया था? औरंगजेब। लाइन चेंज कर लिखो। 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी देबारी समझौते के बाद, आफ्टर देबारी पैक्ट, आफ्टर देबारी एग्रीमेंट, देबारी समझौते के बाद, आफ्टर देबारी एग्रीमेंट, याद आ गया होगा देबारी समझौता तो? देबारी समझौते के बाद, आफ्टर देबारी एग्रीमेंट, अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। अजीत सिंह बिकम किंग ऑफ मारवाड़। अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना। अजीत सिंह बिकम किंग ऑफ मारवाड़। अजीत सिंह मारवाड़ का क्या बना? जसवंत सिंह की डेथ होती है 1678। अजीत सिंह का राज तिलक मारवाड़ वालों ने जो 1679 में कर ही लिया। उसके बाद औरंगजेब इनके राज्य पे कब्जा कर लेते हैं। अगले 30 साल तक औरंगजेब से कब्जा छुड़वाने के लिए लगते हैं। 1678 में कब्जा छुड़वाने का प्रयास करने लगे। 1708 में जाके इनको वापस कब्जा मिल पाया था। तो वास्तविक शक्तियां उसके पास में कब आई है? 1708। बाकी मारवाड़ वाले तो उसको कब से राजा मान रहे हैं? अपना 1679 मान रहे हैं। यदि उसको राजा नहीं मान रहे तो फिर तो इंद्र सिंह राठौड़ को मिल जाता। यदि उसको राजा नहीं मान रहे फिर तो औरंगजेब का कब्जा ही पड़ा। फिर आप लड़ाई किस बात की कर रहे हो? आई बात समझे? अजीत सिंह इधर राजा बनता है। राजा बनते ही उसने काम किया, दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया। देखो, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़। एक्सपेल्ड दुर्गादास राठौड़, देश निकाला दे दिया था। क्या होता? देश निकाले का मतलब क्या था? देश से निकाल दिया, देश निकाला दे दिया था। आपको लगता होगा या अल्लाह ये क्या कर दिया? सुबह से 1 घंटे से पढ़ रहे हैं कि दुर्गादास ने ये किया, दुर्गादास ने वो किया। अजीत सिंह को राजा बनाने वाला आदमी भी कौन है? दुर्गादास। और अब हम कह रहे हैं कि अजीत सिंह ने दुर्गादास को क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। हुआ क्या कि भाई पिछले 30 साल से दुर्गादास जी मारवाड़ की रक्षा कर रहे थे। कितने सालों से? अजीत सिंह छोटा सा बच्चा था, पैदा हुआ था तब से लेके जब तक 1708 में अजीत सिंह राजा नहीं बन गया है। मारवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी किसी आदमी पर है तो किस पर है? अब अजीत सिंह जी राजा बन गए। अजीत सिंह जी राजा वाली सीट पे बैठते हैं, दुर्गादास जी नीचे वाली सीट पे बैठते हैं। लेकिन लोगों की आदत नहीं गई। अभी भी कोई दरबार में आता तो पहले नमस्ते किसको करता? दुर्गादास। जबकि नमस्ते पहले राजा को होना चाहिए, नमस्ते होना किसको चाहिए? अजीत सिंह को। अजीत सिंह को बड़ा बुरा लगता। अभी भी कोई सेनापति आता, सेनापति आगे पहले दुर्गादास जी पूछता, अरे वो दुर्गादास जी सेना भेजनी है, कहां भेजें? फिर उसको याद आता कि अरे आजकल राजा तो कौन है? वो कहता नहीं अजीत सिंह जी आप बताओ। देखे, क्योंकि पिछले 30 साल में अजीत सिंह भी कितने साल का हो गया? 30। तो वो टाबर तो है नहीं। कोई संधि करने के लिए आता तो वो पहले दुर्गादास जी से बात कर लेता। अजीत सिंह को बुरा लगना शुरू हो गया। अजीत सिंह ने 1-2 बार दुर्गादास जी को कहा कि दुर्गादास जी अब आप दरबार में मत आया करो। आप दरबार में आते हो तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आते हैं, और आपका बुढ़ापा आ गया, आप घर पे रहा करो। पर दुर्गादास जी भी इन बातों को समझ नहीं पाए। डेली लठ लेके एकदम दरबार में तैयार रहते। तो कहते हैं एक दिन दुर्गादास जी अपने घर गए हुए थे, पीछे एक अजीत सिंह का नौकर गया और उसने कहा अजीत सिंह ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो क्या गिफ्ट है? तो कहा मतीरा भेजा है। क्या भेजा आपके लिए? मतीरो। क्या भेजा है? क्या मतलब इसका? मारवाड़ी बोलते मती रो, यहां मत रहो। अब अजीत सिंह की इतनी हिम्मत तो हुई नहीं कि बोल के कहे कि आप यहां से चले जाओ। उसने मतीरा भेजा। सिंबॉलिक अर्थ इसका यही था कि अब आपको यहां नहीं रहना चाहिए। दुर्गादास जी बहुत समझदार थे। जैसे ही ऑर्डर मिला कि आपको यहां पे नहीं रहना चाहिए, जब देश निकाले दिए जाते किसी आदमी को, वो काला घोड़ा लेता, काले कपड़े पहनता और निकल जाया करता था। दुर्गादास जी ने काला घोड़ा मंगवाया, काले कपड़े पहने और यहां से चले गए मेवाड़। कहां पे चले गए? ये स्वामी भक्ति का चरम है। पहले एक राजा था जसवंत सिंह। जिस जसवंत सिंह ने कहा कि तुझे मारवाड़ की क्या करनी है? रक्षा। तो साथ में कितने साल रक्षा की? 30 साल। अब एक नया राजा बन गया, कौन है? अजीत सिंह। उसने कहा कि तू अब तुम्हारी मारवाड़ को आवश्यकता नहीं, और वो चुपचाप बंदा कहां चला गया? उसने एक बार नहीं पूछा कि क्यों। उसने एक बार नहीं पूछा कि मैंने 30 साल रक्षा की, उसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। उसने एक बार नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए मरा हूं, उसका मुझे यह फल दिया जा रहा है। उस आदमी के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, ऑर्डर। जो ऑर्डर मिलेगा उसको क्या किया जाना चाहिए? फॉलो। कटप्पा ऐसा ही तो है। बाहुबली वाला कटप्पा एग्जैक्टली ऐसा ही तो है। राजा ने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो किया जाए, इसके अलावा दूसरी कोई भी बात होगी नहीं। राजा के मरना है तो मरना है, राजा के जिंदा रहना है तो जिंदा रहना। भारत के इतिहास में से 2 कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर हुआ था बेराम खान। कौन हुआ था? बेराम खान एक कैरेक्टर था। बेराम खान ने अकबर को राजा बनाया था। किसको राजा बनाया था? जब हुमायूं दिल्ली में मरता है तो अकबर गुरदासपुर के पास में एक जगह पर, पंजाब में पड़ता है गुरदासपुर, गुरदासपुर के पास में एक जगह पर अकबर अपने थोड़े से सैनिकों के साथ बैठा हुआ है।
और बैराम खान को समाचार मिलता है, अकबर 14 साल का है, बैराम खान को समाचार मिलता है कि हुमायूं मर गया। वो बेचारा एक ईंट के चबूतरे पे और अकबर को बिठाता है, अकबर का राज तलक करता है और कसम खाता है कि बच्चे आज मैं तुम्हें इस ईंट के चबूतरे पे मुगल बादशाह बना रहा हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि एक दिन उस मुगलिया सल्तनत के तख्त और ताज पर तुझे बिठाकर ही मैं दम लूंगा। सेना जुटाता है, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है, हेमू को मारता है, हेमू को मार के दिल्ली लेके आता है, आगरा लेके आता है, दोनों पे कब्जा करता है और अकबर को मुगल बादशाह बनाता है। तो अकबर को मुगल बादशाह बनाने वाला आदमी कौन है? बैराम। अकबर 14 साल का था। अगले 4 साल तक बैराम खान ने ही मुगल साम्राज्य चलाया। अब अकबर हो गया 18 साल का। अकबर जैसे समझदार हुआ, अब उसको बैराम खान बुरा लगने लगा और उसे लगने लगा ये पंचायती करने वाला कौन है। और अकबर ने एक दिन आगरा से एक ऑर्डर जारी किया कि मैं शिकार खेलने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। शिकार खेलने के लिए कहां जा रहा हूं? आगरा से कहां जाता है? दिल्ली। दिल्ली जाके दूसरा ऑर्डर जारी किया, मैं मेरे पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करता हूं। बैराम खान अकबर का प्रधानमंत्री था। बादशाह कौन है? अकबर। प्रधानमंत्री किसको बना रखा है? बैराम खान। पर देश चलाता कौन है? बैराम खान ही चलाता। नाम अकबर का। और उसने एक घोषणा की कि मैं पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करता हूं, मेरे सारे पुराने मंत्री दिल्ली आओ, मंत्रिमंडल नए सिरे से बनाएंगे। सारे के सारे मंत्री कहां चले गए? दिल्ली। बैराम खान नहीं गया। बैराम खान ने मैं क्यों जाऊं? अरे साहब उसने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया, नए सिरे से मंत्रिमंडल। उसने कहा यार वो होता कौन है बनाने वाला? साहब वो मुगल बादशाह। अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, ये बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा। वहां पता चला कि साहब सारे मंत्री आ गए, एक मंत्री नहीं आया। कौन? बैराम खान। इसका मतलब बैराम खान ने आपकी आज्ञा नहीं मानी। अकबर ने सेना भेज दी, पकड़ के लाओ रे। सेना गई तो बैराम खान को और गुस्सा आया, बैराम खान ने युद्ध कर लिया। बैराम खान की खुद के पास सेना थी, उसने युद्ध कर लिया। युद्ध में बैराम खान हारा। हारने के बाद में उसको गिरफ्तार किया गया, हथकड़ियां लगाई गई हाथों पैरों में, अकबर के सामने घसीटते हुए लेके गए, ये रहा बैराम खान। और अकबर ने पूछा कि खान बाबा को अंतिम इच्छा हो तो बता दी जाए। उसने कहा हज करना है। क्या करना है? यहां रह के तो मैं अब क्या ही करूंगा, इतनी बेइज्जती जब करवा ही ली, अब तो मैं क्या कर लूं? हज। मैंने आपको 2-3 बार बताया कि हज जाने का अपना जो बंदरगाह था वो था सूरत। कौन सा था? तो आगरा से बैराम खान को जाना है गुजरात। वो बैराम खान जो कभी पूरी मुगलिया सल्तनत को नचाया करता था, वो बैराम खान जिसने अकबर को मुगल बादशाह बनाया था, अकेला अपने परिवार के साथ सूरत के लिए रवाना होता है। सूरत के पास गुजरात में एक जगह पड़ती है पाटन। कौन सी जगह? वहां पर एक अफगान रहता है मुबारक खान। क्या नाम है? और उस मुबारक खान के पिताजी को पहले किसी युद्ध में बैराम खान ने मारा था। इतने दिन तक बैराम खान पावर में था, इसलिए मुबारक खान की पार नहीं पड़ रही थी। आज उसको पता चला कि बैराम खान अकेला अपने परिवार के साथ जा रहा है, वो बैराम खान को पकड़ के मार देता है। वो व्यक्ति जिसने मुगलिया सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया, अकबर को बादशाह बनाया, पाटन नाम के स्थान पर एक अफगान द्वारा छुरे से मार दिया गया। दुर्गादास और बैराम खान में यही अंतर है कि बैराम खान अपने लास्ट में जाके, अपने पीक पे जाके विचलित होता है, फ्लक्चुएट है वहां पर वो, और वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। दुर्गादास जी अंतिम समय तक स्वामी भक्ति और स्वामी भक्ति है कि मेरे को जो ऑर्डर मिला उसके अलावा दूसरी किसी भी बात की तरफ देखा। तब आजकल जब कोई पेपर आता है, किसी बंदे को टिकट नहीं मिलता तो कहता पार्टी की 30 साल सेवा की और पार्टी नहीं दिया पार्षद का टिकट, है ना, अब मैं पार्टी को छोड़ दूंगा, पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तब लगता है नेताओं को दुर्गादास पढ़ाया जाना चाहिए कि पैट्रियट हमेशा पैट्रियट रहता है, कि आपका काम यदि स्वामी की आज्ञा का पालन करना है तभी संगठन चल पाते हैं। यदि संगठन में सारे राजा बनने की कोशिश कर लेंगे तो कभी भी संगठन ढंग से काम में नहीं कर पाएंगे। आई बात समझो? इधर अजीत सिंह राजा बना था। अजीत सिंह की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इंद्र कंवर। क्या नाम था? औरंगजेब के बाद में एक मुगल बादशाह बना था फर्रुख शेर। क्या नाम था? फर्रुख शेर के साथ इंद्र कंवर की शादी की गई थी। लिखो, अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया। अजीत सिंह मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर टू मुगल एम्परर फर्रुख शेर। फर्रुख शेर पढ़ा था नाम ने? फर्रुख शेर के कहने पर कोटा वाले भीम सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी का नाम बदल के फर्रुखाबाद कर दिया। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह, अजीत सिंह मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर, अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर टू मुगल एम्परर फर्रुख शेर, मुगल बादशाह फर्रुख शेर से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस इंद्र कंवर टू मुगल एम्परर फर्रुख शेर। नीचे की लाइन लिखो, यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, शी वाज लास्ट हिंदू प्रिंसेस। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, शी वाज लास्ट हिंदू प्रिंसेस, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। हु वाज मैरिड विद एनी मुगल एम्परर, हु वाज मैरिड विद एनी मुगल एम्परर, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। हु वाज मैरिड विद एनी मुगल एम्परर, जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह से किया गया था। अजीत सिंह को हुरडा सम्मेलन नागौर से कौन गया था बताओ? देखे, हुरडा सम्मेलन नागौर से कौन गया था? बख्श। मैंने उस दिन ही आपको बात बताई थी, ये 2 भाई थे, बख्श सिंह और अभय सिंह।
दोनों ने अपने बाप को मार दिया था। बाद अभय सिंह बना था जोधपुर का राजा और बख्श सिंह कहां का राजा बना था? नागौर। तो अजीत सिंह को मारने वाला जो बंदा था वो कौन था? बख्श सिंह। लिखो, अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन बख्श सिंह। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन बख्श सिंह। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन बख्श सिंह। हालांकि उस समय इतिहासकार जीते हुए उन्होंने खूब आलोचना की कि बख्ता बख्त बायरान क्यों मारियो जमाल, वो हिंदवाणी रो सुरमोन तुर्कानी रो साथ के बख्श सिंह क्यों मार दिया? उस समय हिंदुओं का सबसे बड़ा राजा था और बख्श सिंह का आप सल्टा दिया तो सल्टा ही दिया। अब भगवान जी ने अजीत सिंह ने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पुण्य कमाए, इस जन्म में पुण्य कमाए थे? कहते अजीत सिंह की लाश को जब जलाने के लिए लेके गए, उसकी लाश जब जल रही थी, पता नहीं कहां से कुछ मोर, तोते, बंदर, लंगूर आए और उस आग में बैठ गए आगे, और अजीत सिंह के साथ जल गए थे। अपने इतिहासकार तो फिर अपने इतिहास में तो वैसी बातें की जाती है कि वो पुण्य कमाने वाला आदमी था, अच्छा आदमी था, इसलिए पशुओं को भी दुख हुआ कि हमारा राजा मर गया, इसलिए पशु उसके साथ में जल के मर गए। मुझे लगता है पिछले जन्म में उसकी रानियां रही होगी, सती हो गई होगी साथ में आगे। तो लिखो, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, ड्यूरिंग फ्यूनरल ऑफ अजीत सिंह, अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रेंट लाइफ। कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स वर ब्रेंट लाइफ। कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अजीत सिंह ने कई किताबें लिखी थी, लिखो अजीत सिंह की पुस्तकें। क्या क्या नाम बताओ देखे? गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा और निर्वाण रा दुआ। बोलो देखिए एक बार वापस बोलो, क्या क्या नाम है? गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रा दुआ। किसकी किताब है? अजीत। क्या क्या नाम है? गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा और निर्वाण रा। बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो अपने, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास के बारे में 5-7 बातें और पढ़ते हैं। राजा मत चेंज करना, राजा अजीत सिंह रे। मैं थोड़ी नॉर्मल जानकारियां लिख रहा हूं, आप उतारिए फिर अपने बात करेंगे। जन्म कहां पर हुआ था? सालवाद, जोधपुर। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। मम्मी का नाम क्या था? नेत कंवर। और जागीर कौन से मिली हुई थी? हुआ क्या, मैं बताऊं तो। आस्करण जी जसवंत सिंह के मंत्री थे। आस्करण जी किसके मंत्री थे? जोधपुर के राजा कौन है? जसवंत सिंह। उनका मंत्री कौन है? आस्करण। आस्करण के 3 रानियां हैं। कितनी रानियां? जो तीसरी रानी, सबसे छोटी जो रानी है, उसका नाम क्या है? नेत कंवर के जो बेटा हुआ वो कौन सा था? और दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद में इन दोनों पति पत्नी में बननी बंद हो गई। आस्करण और नेत कंवर में बननी बंद हो गई। तो आस्करण ने नेत कंवर और उसके बेटे को अलग रख दिया। एक गांव दे दिया, ये गांव जानो, तुम दोनों मां बेटे जानो, मैं मेरे साथ नहीं रखूंगा। और वो जो गांव इनको दिया गया था वो गांव कौन सा था? तो पिताजी आस्करण ने अपने बेटे दुर्गादास को कौन सी जागीर दी थी?
और इस बात का दूसरा मतलब यह है कि दुर्गादास को बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, उसका पालन पोषण किसने किया था। और भारत के इतिहास में वे लोग ज्यादा महान हुए हैं जिनको बचपन में इस प्रकार पापा का प्यार नहीं मिला कि पापा थे और उसके बावजूद मम्मी के साथ रहे। शिवाजी, शिवाजी कहानी सेम है। शिवाजी के पिताजी शिवाजी की मां को साथ नहीं रखते थे, इसलिए शिवाजी के जीवन पे जो पूरा प्रभाव है उनकी माता का है, जीजाबाई। माता कौन थी उनकी? सेम अपने दुर्गादास जी के साथ में। आस्करण जी इनको साथ नहीं रखते थे, अपनी मम्मी के साथ रहते। मम्मी का नाम क्या था? कौन से गांव में रहते? जन्म कहां पर हुआ था? ये वहां पे रहा करते भाई, लुणेवा में रहते। लुणेवा में इनके खेत वगैरह थे, अपने खेतों को संभाला करते। एक दिन ये अपने खेतों के अंदर खड़े थे, दुर्गादास जी आसपास के लोग और अपने खेतों में खड़े थे, और वहां पास से राजा जसवंत सिंह के ऊंट जा रहे थे। किसके ऊंट जा रहे? राजाओं की सेना में ऊंट घोड़े होते तो ऊंटों को चराना तो पड़ेगा, तो दो चराने वाले आदमी ऊंटों को चराने के लिए आए। वो ऊंटों को लेके खेतों के बीच से जा रहे थे, बीच में रास्ता था, रास्ते रास्ते जा रहे। ऊंट चराने वाले रह गए पीछे, ऊंट आगे आगे। तो ऊंट बेचारे अब आगे आते आते उनको जब खेत दिखे, खेत में हरियाली दिखी, तो खेत में घुस गए। खेत में घुस गए, दुर्गादास जी खड़े थे, उनका भाई किसके ऊंट है, किसके यार पता नहीं, कोई आदमी नहीं इनके साथ। तो बाहर निकालना शुरू किया, तो लाठी वाठी से पीटना शुरू किया ऊंटों को, भाई बाहर निकालो। इतने में चराने वाले आगे, उन चराने वालों का क्या हुआ है, पीट कैसे रहे ऊंटों को? तो भाई साहब तुम कौन हो? तो हम इन ऊंटों के साथ में, हमें ऊंट चराने वाले। तो यार ये तो हमें पूछना चाहिए सवाल कि तुम कहां रह गए थे और ऊंट हमारा खेत खा गए, और तुम्हें इन ऊंटों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेत में घुसेंगे तो पीटेंगे ऊंटों को, और क्या करेंगे? उन्होंने कहा जबान संभाल के बोल रहे, तू नहीं जानता हम किसके आदमी है, हम महाराजा जसवंत सिंह के आदमी है। और ये भारत में हर तीसरे आदमी की समस्या है। भारत में हर तीसरा आदमी किसी को धमकी यही देता है कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। यहां मतलब कांस्टेबल आपको पकड़ ले बिना हेलमेट के, तो आप उतरते ही सबसे पहले उसको कहते हो कि तू नहीं जानता मैं किसका आदमी हूं। मुझे लगता है मैं यदि कांस्टेबल हूं तो मैं उसको जवाब दे दूं कि आदमी लुगाई का होता है, तेरे लुगाई का नाम बता। ये क्या डायलॉग है यार, मैं किसका आदमी हूं, बता दे तेरे लुगाई कौन, हमें पता चल जाएगा आज। तो उन्होंने कहा, और वो तो राजा के बंदे और थे यार, राजा के सैनिक थे। तो उन्होंने कहा अरे हम राजा जसवंत सिंह के लोग हैं और हमारे साथ बदतमीजी करता है, और ये राजा जसवंत सिंह के ऊंट है, किसी के भी खेत में घुस सकते हैं। दुर्गादास ने कहा सुनो तुम, अब तुम्हारे जूते पड़ेंगे। ऊंट भले तुम्हारे होंगे या राजा जसवंत सिंह के होंगे, ये जो खेत है ना, ये जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, मेरा है। और मेरे खेत में घुसेंगे तो इसी प्रकार मार पड़ेगी। अब उन दो बंदे चराने वालों के दुर्गादास के बीच में झड़प हो गई। दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, दूसरे वाला बंदा वहां से भाग गया। वो भाग के गया जसवंत सिंह के पास, और जसवंत सिंह को जाकर कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा जी को गालियां नहीं निकालते, तो उसने अपने एक बंदे को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा, मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरे आदमी को मार, और देख पकड़ के ला रहा कौन है। अगले दिन भाई दुर्गादास को पकड़ के ले आए फौजी। जसवंत सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, पास वाली सीट पे आस्करण बैठा है। आस्करण ने अभी तक बता नहीं रखा कि मेरे एक रानी और है, उसका एक बेटा और है, मैंने उनको अलग से कौन से गांव में छोड़ा हुआ है। आस्करण जी जैसे देखा गया तो अपने वाला ही, पर आस्करण जी कुछ नहीं बोले, वैसे ही साइलेंट बैठे रहे। और जसवंत सिंह ने पूछा कि क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पिताजी का क्या नाम है? उसने कहा जो इधर बैठे नहीं है मेरे पिताजी हैं। और आस्करण जी ने एकदम नीची गर्दन की। पर आस्करण जी ने कहा कि राजा जसवंत सिंह जी निकम्मी औलाद है, मैं तो इनको साथ ही नहीं रखता, दोनों मां बेटे एक जैसे ही है, मैंने तो अलग रख रखा है, पर आपको खुली छूट है, जो सजा देनी है वो दो। इस खुली छूट वाले डायलॉग को आप में से वो ज्यादा समझ पाएंगे जो गांव की स्कूलों में पढ़े होंगे। आप वाली पीढ़ी तक तो आते आते फिर भी थोड़ा चेंज हुआ है, वरना पहले गांव में घर वाले मार्ट साहब को कह के आते थे कि मार्ट साहब जो जैसे करना है वैसे किया जाए। और मार्ट साहब इसका मतलब यह समझते थे कि वो एक जो डंडा जो पिछले 15 दिन से तेल में भिगो के रखा गया है, आज प्रयोग में लेना है, इसी आदमी पर प्रयोग में लेना है। और भाई रे क्या कूटते थे ना। कई मास्टर तो डाकी हुआ करते थे भयंकर, कई मास्टर तो ठीक ठाक से होते कि भाई यूं बच्चों के थप्पड़ मार लिया या कि डंडा मार लिया, ज्यादा कर मुर्गे बन जा, तो आप मुर्गे बन जाते। लड़कियों का हाथ ऊपर कर लो, लड़कियां हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती। कई सूंघते थे, लड़का लड़की का कोई भेदभाव भी उनके सामने चलता। डंडे जितने मारने होते तो डंडे मारा करते थे। तो और घर पे आके बताने लायक और नहीं, घर पे आके यदि आप बता दो कि मेरे मार पड़ी तो घर वाले और कूटते कि मार साहब ने किया तो सही किया होगा। आजकल वाले मम्मी पापा इस मामले में अवेयर हो गए। आजकल तो स्कूल में बच्चे को हाथ अड़ा ले, पूरा कुनबा चला जाए, बाहर निकालो तुम्हारा मास्टर कौन था। तो आजकल तो मार साहब बच्चों को कुछ कहते भी, और पहले घर वाले भी तो कूटते थे। मार साहब की बात तो दूसरी है, पर पापा यूं 5-7 दिन में एक बार कूट के एहसास दिलाते थे कि मैं बाप हूं तुम्हारा, और ये मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें कूटे। मैं पिताजी के साथ बातचीत करने के लिए तो कॉलम ही नहीं होते थे। उल्टा ये था कि पिताजी घर के अंदर तो अपने बाहर, पिताजी बाहर तब अपने घर के अंदर। दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकती, या तो आप घर के अंदर हो गए या मतलब। आजकल जब देखता हूं कि यार पापा कितने यूं केयरिंग हो गए आजकल बच्चों के, कि पापा बाहर से यार बच्चे जाके गले लिपट जाते हैं, डैडी आ गए, डैडी आ गए। और घर वाले बच्चों को आप कहते हैं, आपने खाना खा लिया,
आप इधर आओ। मुझे लगता है मेरे पापा कभी मेरे को आप कह दे, मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। और मुझे लगे या तो आप नहीं हो, आप में कोई भूत प्रेत की छाया आ गई कि आपने बेकी बेकी बातें करनी शुरू कर दी, या मेरी मौत हो जाएगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है, पापा आप कैसे कह सकते हैं। पर आजकल बड़ा यूं जोरदार सिस्टम भाई, आजकल बच्चों को खूब ध्यान रखते हैं। हाँ, पर बाद में हर चीज के दुष्प्रभाव होते हैं। आजकल बच्चों का घर पे इतना ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा ही ध्यान रखना शुरू कर दिया, स्कूल में भी कुछ करे तो घर वाले चले जाते हैं। इसलिए बच्चा छोटी छोटी परेशानियों को भी बहुत बड़ी परेशानियां समझता है। मुझे बड़ा यूं अजीब सा लगता है कई बार कि कोचिंग में एडमिशन के लिए मम्मी पापा साथ आते हैं, कि यहाँ कोचिंग में एडमिशन करवाना था उसके लिए पापा साथ। कई बार बच्चा फोन करता है कि मेरे पीजी का खाना सूट नहीं हो रहा, पापा वापस अगले दिन पीजी चेंज करवाने के लिए। वरना मैं 5वीं पास की थी, 5वीं तक गांव वाली स्कूल के अंदर पढ़ा था, गवर्नमेंट स्कूल में। बाद में 6 क्लास में गए, उस दिन घर वालों ने कहा था कि जा सिमरन, हमारा तेरा आपस में कोई भी लेना देना, तू जाने तेरा काम। 10वीं तक वहां आसपास कस्बा पढ़ता था, वहां पढ़े। 11th में घर वालों को कहा कि मैं बीकानेर जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो मुझे यह जरूर याद है कि मेरा सामान खूब सारा हो गया था, तो सामान छोड़ने के लिए आए थे। और सामान एक रूम देखा, रूम देके और सामान छोड़ा, और उनको रुपए दिए मकान मालिक, और कहा 1:30 बजे छोड़ा, और कहा हमारी 1:45 बस है वापस वाली, अब तू जाने तेरा काम जाने, सामान जचान कैसे क्या रहना कैसे, मुझे बुक्स तो दिला के जाओ कि तू पूछ लेना, तेरे हिसाब से कर लेना, बुक्स कहां मिलती है। तो अगले दिन हम जाने ना, हमारा काम जाने वो था। 2-1 साल बाद मैंने वहां से 12th बाद मैंने कहा मैं जयपुर जाऊंगा। तो क्या चाहिए तेरे को, रुपए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो रुपए हम तेरे को भेज देंगे। तो वहां रुपए भेज दिए, रुपए लेके अपने जयपुर आ गए। थोड़े साल बाद अपने कोई कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, तो घर वालों को क्या चाहिए, रुपए, तो ये ले रुपए यहाँ चला जा। आज भी घर वालों को तो लंदन जाना है, तो घर वाले बस यही कहेंगे कि तेरे पास हो तब तो ठीक है, नहीं हो तो हम कहीं से जुगाड़ करके भेजते हैं, बाकी हमसे और किसी चीज की अपेक्षा करने की आवश्यकता। और मैं जब बीकानेर पढ़ा करता, मेरे पापा खूब बार बीकानेर आते गांव से, कि उनके वो टीचर है, तो उनके टीचर एसोसिएशन की मीटिंग वगैरह होती है, खूब बार बीकानेर आते। मेरे रूम पे कभी नहीं आए, वो अपनी मीटिंग वगैरह होती है वो करते, वहां चले जाते। मुझे कई बार पता चलता, मैं कहता आप आए नहीं, तो तेरे पास क्या है, और जो काम था वो हमारा काम क्या आ गया, तेरे पास क्या लेना था वहां पे, तू तेरा रहा कर, तेरे को जरूरत हो तो हमें बता दिया कर, बस बात खत्म हो जाती है। पर आजकल भाई पापा इस मामले में पूरे केयरिंग हो रखे हैं। तो आज से 6-7 साल पहले की घटना है। एक बच्चा को यहाँ अच्छी स्कूल के अंदर किसी में पढ़ा करता था, और एक दिन क्लास बंक मार के घूम रहा था, कि बीच में मान लो कोई पीरियड है उसको बंक मार रहा था। जो सर होते हैं पीटीआई सर, पीटीआई फिजिकल टीचर है ना, फिजिकल टीचर सर का काम क्या होता है, पीटना। खेल वेल से कोई लेना देना नहीं होता, उनका काम पीटना ही होता है। तो उन सर ने उसको देख लिया और उन्होंने कहा अरे 12 बजे तेरे तो हिंदी क्लास चल रही है ना, 7th क्लास में ना, तू कहां घूम रहा है। पर बच्चे ने कई देर बहाने बनाए, मैं तो वॉशरूम गया था, मैं तो पानी पीने गया था, कि नहीं मैं देख रहा हूं आधे घंटे से इधर उधर भटक रहा तू, और तेरे पेरेंट्स को शिकायत करेंगे। केवल सर ने इतना कहा, मैं प्रिंसिपल सर को कहूंगा और वो तेरे पेरेंट्स को फोन करेंगे। बच्चे ने घर पे जाके सुसाइड कर लिया। वो दूसरे दिन और बच्चे ने लिखा सुसाइड नोट लिखा कि उन सर ने मुझे डांटा, मैं दबाव में यार इस वजह से मैंने ये कर लिया। मैंने दूसरे दिन सर को कहा कि सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, और इसमें उन सर की क्या गलती है। यदि सर नहीं डांटे तो घर वाले कहेंगे कि हमारा बच्चा घूम रहा था, अब स्कूल में ध्यान नहीं रखते, और सर ने यदि ऐसा कह दिया तो बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। और फिर सर मैं तो कहता हूं सर ने पीट भी दिया होगा, तो भी सर बच्चा ऐसा डिसीजन कैसे ले गया। तो सर ने कहा यार आजकल बच्चों का घर वालों ने सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उसको हार्ट होता है बहुत ज्यादा, और बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। मैं सर अपन ने तो कभी नहीं लिए ऐसे डिसीजन, भाई दिमाग में नहीं। तो सर ने कहा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। और मुझे लगता है सच में ये बात एकदम सही है कि वो अंदर है ही नहीं अब चीज। इसको गांव वाले मास्टर 2 प्रकार से मारा करते थे। एक तो कोई क्लास के अंदर ही मार दिया करता, वही क्लास में ठोक पीट लिया करता, डंडे मार लिए, थप्पड़ मार लिए, जो कर लिए, तो वहां तो जरूर बुरा सा लगता था, है ना। तो जिस पीरियड के अंदर मार पड़ी उसमें चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं, अगले पीरियड में भी नीचे गर्दन करके बैठे थे, इंटरवल में जाके खेल वेल के आते, मुंह मार धो के आते, तब रेडी है। पर भाई 2 पीरियड तो असर रहता था, किसी से नजरें भी नहीं मिलती, बैठे बैठे रोते भी रहते थे, सारा काम काज यूं चलता था। कई मार साहब यूं भले होते, कई मार साहब ऑफिस में आ जा। और गांव वाले स्कूलों में ऑफिस वैसे अलग होती है, स्कूल यहाँ ऑफिस थोड़ी दूर है, वहां जाके 3-4 मास्टर मिलके कूटते थे, और भयंकर कूटते, आधा पटक पटक के वैसे कूटा करते थे, और यूं बारे तोबा करता टाबर एकदम, और फिर वो छोड़ दे। पर वो मास्टर यूं भले थे, कूट काट के बाद कहते मुंह धुले, चलो तो कई देर यूं हाँ पानी पी ले, तो पानी पिलाते, मुंह धुलाते, बैठ जा आराम से, और ये रोना बंद कर, कई देर सुबह सी आती, फिर एकदम नॉर्मल। अब क्लास में जाना है, अब क्लास तो क्लास वालों की सबकी नजरें भाई तेरे को ऑफिस में लेके गए थे तो कूटा होगा, पर बंदा सो ही नहीं करता कूटा है, बंदा आराम से वैसे आता। कोई खास दोस्त होता वो आंखों आंखों में पूछता है, तब उसकी तरफ इशारा करते, एक डंडा, एक डंडा पड़ा था। और तेरे को तो पता ही है तेरे भाई के एक डंडे में तो असर पड़ता है। कोई कहे कि भाई की यदि शर्ट उतार ली जाए तो नीली कर दी कमर कूट कूट के, भाई से कई दिन ऐसे सोया नहीं जाएगा, पेट के बल सोना पड़ेगा भाई को।
पर वो था कि नहीं, किसी ने देखा नहीं है तो अपने बताने की भी आवश्यकता। तो मुझे लगता है आज भी कि मान लो किसी कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी जगह कूट दे जहां लोग जानते हो तो बुरा लगे कि यार लोगों ने देख लिया। कोई ऐसी जगह कूट दे जहां पे कोई जानता नहीं, तो कपड़े जड़े खड़े, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो लोड नहीं लेना, यूं मर जाएंगे जिंदगी में लोड लेने लग जाएंगे। तो पहले वाला सिस्टम वो थोड़ा ठीक लगता था कि कम से कम गलत डिसीजन तो आदमी नहीं ले पाए। तो बच्चों इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि घर पे बच्चों को 2-4 दिन के अंदर कूट लेना चाहिए ताकि बच्चे कोई भी गलत डिसीजन ना ले पाए। तो आप तो घर में चाचा के कोई टाबर हो, भैया के बच्चे हो, 2-4 दिन में साइड में ले जाके कूट दिया करो थोड़ा थोड़ा सा, ताकि बच्चों का एकदम यूं तारतम्य बना हुआ रहेगा। वरना भगवान बुद्ध वाली सी बातें हैं जी। तो भगवान बुद्ध जब पैदा हुए तब कहा कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता को बहुत बुरा लगा, उनके पिता की इकलौती संतान थी, क्या सन्यासी बन गया तो राज कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आदमी सन्यासी कब बनता है, जब वो दुख देखता है ना, संसार से मोह भंग हो जाता है कि यार क्या क्या बुरी बातें हैं संसार में, क्या करना है जी के, तो क्या इसको दुख दिखाओ ही मत, ये सुख में ही रहना चाहिए। तो चारों तरफ एकदम शानो शौकत, ऐसो आराम, नौकर चाकर लगे हुए सब एकदम। सुबह शाम देखे भगवान बुद्ध डांसन बैठे रहे। भगवान बुद्ध को बाहर की दुनिया का नहीं पता। थोड़े बड़े हुए तब दिन बाहर गए तो एक बूढ़ा आदमी देखा, लाठी लिया आवाज चल रहा वैसे। भगवान बुद्ध ने कहा ये क्या है, ये भगवान बुद्ध के नौकर चाकर भी जीते। तो उन्होंने कहा बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए, सब यंग यंग होना चाहिए, चमड़ी भी लटकी भी नहीं होनी चाहिए किसी को, इसको पता ही नहीं चलना चाहिए कैसा भी कुछ होता है। और बाहर आदमी देखा ये क्या, सब ये बूढ़ा आदमी है, ये कैसे होता है, सब उम्र बढ़ने के साथ आप भी हो जाओगे, मेरी कमर झुक जाएगी, हाँ झुकेगी। और भगवान बुद्ध को बड़ा बुरा लगा कि यार ये भी हालत होती है। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन एक कोढ़ का रोगी था। कोढ़ एक रोग होता है, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग होता था, और उसमें बंदे को घर से बाहर फेंक दिया करते थे। और कहा यार ये कोढ़ रोगी है, तो इसके घर वाले, तो घर वालों ने फेंक दिया, तो मेरे हो जाए तो नौकरों ने कहा साहब नाम मत लो, हम भी साथ नहीं आएंगे फिर तो आपके। तीसरे दिन की एक लाश देखी, ये क्या है साहब, ये मर गया, अब इसको जला देंगे इसको आग नहीं लगेगी यूं, इसको तप नहीं लगेगा, ऐसे तब तो नहीं होगा ये। नहीं नहीं सर, ये तो मरने के बाद तो राख हो गई, अब इसके बाद तो क्या आग लगती है इसके। तो मैं भी एक दिन ऐसा हूंगा कि हाँ। चौथे दिन बाहर निकले, एक सन्यासी नाच रहा था, नागा एकदम जिंदाबाद हो रखा, ये इसके तो कपड़े भी नहीं है, कैसे डांस कर रहा है ये। तो अब इसको मोह माया से कोई लेना देना। तो भगवान बुद्ध ने कहा फिर अपने जिंदाबाद ये हाथ से, अपने मोह माया से लेना देना। भगवान बुद्ध ने पूरी जिंदगी सुख देखे थे, इसलिए उनको छोटे छोटे दुख भी बहुत बड़े दुख लगे, कि बूढ़ा होना, किसी का मरना, कोढ़ रोग होना। और भगवान बुद्ध नियम ही दे गए कि संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। मगर भगवान बुद्ध के घर वालों की गलती है। यदि टाबर को बचपन से थोड़े थोड़े दुख दिखाए होते तो भगवान बुद्ध आगे उछल के इतने ज्यादा भी डिप्रेशन में नहीं जाए। आपको पता है भारत में सबसे अधिक किसान सुसाइड कहां के करते हैं? महाराष्ट्र। कहां करते हैं? विदर्भ एक इलाका वहां के। आप यदि विदर्भ को उसको ज्योग्राफी को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे गन्ना होता है। वहां पे क्या होता है? गन्ना होता है। इसका मतलब पानी ज्यादा ना, गन्ना ऐसी फसल है जो पानी के अंदर होती है, तो पानी ज्यादा है वहां पे, ज्यादा पानी, इसका मतलब किसान तो संपन्न है। पर है क्या कि उनके 5 साल बहुत अच्छा गन्ना होता है, बीच में 1 साल गन्ना नहीं हुआ, बरसात नहीं हुई, पानी थोड़ा नीचे चला गया, उनको बड़ा भयंकर दुख होता है और उनको लगता है यार मरा दिया इस बार तो, और वो सुसाइड कर लेते हैं। आप इसकी कल्पना करो अपने राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान से 5 साल में एक बार राम जी राजी होते हैं, तब 5 साल में एक बाजरा होता है और इसके अलावा कुछ होता नहीं एकदम। उसके बावजूद कभी आप राजस्थान के किसान की सुसाइड नहीं सुनोगे। उसने दुख देखे होते हैं, वो समझता है कि सुख की वैल्यू क्या है। वो 5 साल में बाजरा होता है, उस बाजरे का स्टॉक करके रखता है, और कोई फसल होती है उसके रुपए लेके आता है, बनियान के अंदर वाली जेब में रखता है 5 साल तक। वो जानता है अगले 5 साल तक चलाने हैं। इसलिए संसार में छोटे छोटे दुख देख लिए जाने चाहिए, ताकि जब भी बड़ा दुख आए तो ज्यादा प्रॉब्लम है। यहां बच्चों को देखते हैं कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हुआ तो जाया नहीं जाता। रिजर्वेशन नहीं है, अब कैसे जाऊंगा मतलब मुझे तो ये पढ़ाने लग गया था तब पता चला था कि रिजर्वेशन भी होता है। मैं जब पढ़ाने लगा, रुपए मिलने लगे, मैं जोधपुर जाया करता, तो एक दिन मैं यूं बैठा हुआ था और मैंने कहा कि यार जोधपुर जाना है क्लास लेने के लिए, यार ट्रेन में भीड़ हो जाती है बैंकर वाली, तो किसी साथ वाले ने कहा रिजर्वेशन नहीं है, वो कैसे कराते हैं, तो तू कैसे जाता है? वो ट्रेन आती है, मैं चढ़ जाता हूँ टिकट लेके। उसने कहा वो जनरल डब्बा होता है, तो एक डब्बा और होता है जिसमें तेरी सीट रिजर्व करवाई जाती है, तो वो करवाओ देखे तुम। तो किसी ने करवा के दी तो समझ में आएगा चाहिए, वरना जिंदगी निकल गई वहां टॉयलेट के पास में खड़े खड़े, और हमें कभी बुरा भी नहीं लगा। पहले तो यार यही है, आई ट्रेन, आप चढ़ गए, जहां जगह मिली वहां पे लटक के चले गए, भले 10 घंटे 12 घंटे कैसे, मतलब 6वीं से 10वीं क्लास तक का तो मुझे याद है। गांव वाली बसें हुआ करती, उन गांव वाली बसों में ऊपर बैठना है, छत के अंदर बैठना ही नहीं है, भले अंदर जगह तो भी नहीं बैठना है। दिन में 1:30 बजे का टाइम, वो बसें तपा करती थी भयंकर वाली, हम ऊपर जाके बैठते। वो कंडक्टर भी कहता कि नीचे आ जाओगे, नहीं बैठेंगे तो भाई साहब ऊपर ही। और उसमें भी इतने वो चालाक हो जाया करते थे कि मान लो किसी के पास में रुपए नहीं है और अब कंडक्टर को कैसे गच्चा देना है, तो कंडक्टर ऊपर किराया लेना है तो अपने अंदर चलती बस में अंदर चढ़ जाएगा। तो टाबरों को थोड़ा सब चालाकियां सिखानी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं बताऊं, सबसे अच्छा तरीका, बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहिए। जो बच्चे हॉस्टलों में रहे होते हैं ना, वो इन छोटी मोटी चीजों में कभी नहीं अटकते। वो मतलब किसी को कूट के खा लेगा खाना,
भूखा नहीं मरेगा कभी ना कभी, लूट पाट करे कुछ ना कुछ कर ही लेगा, अपना जुगाड़ बिठा ही लेगा अपने आप। और जो बच्चे ये शुरू से स्पून फीडिंग हो जाती है कि घर ही घर पे रहे होते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो उनकी भयंकर दिक्कत आती है। तो ये जो मैं यहाँ आगे कई बार सुनता हूँ कि कई बार को घर वाले आ कहते हैं कि इसके पानी नहीं जचा, ये भी जचता है, ये कैसे जचता है, ये तो हमें समझ में नहीं आया था। तो ये बात है। तो दुर्गादास जी के पिताजी ने कहा कि खुली छूट है, आपको जो करना है वो कर लो। और जसवंत सिंह ने यूं इधर बातचीत की, क्यों मार दिया उस आदमी को? तो दुर्गादास अपने रिप्लाई किया कि भाई वो हमारा खेत खा गए थे, वो बंदा कहे कि नहीं खेत नहीं खा गए थे, लड़ाई कर रहा था। इतने में जसवंत सिंह समझदार था, जसवंत सिंह की समझ में आ गया कि दुर्गादास सही है और अपने वाला बंदा गलत है। और उसने दुर्गादास को बातों बातों में पूछा कि कल वाले आदमी को कैसे मारा था। तो दुर्गादास के दूसरे वाले पे भयंकर आंख थी, वो दूसरे वाला भी गालियां निकाल ही रहा था, तलवार उसके पास में थी दुर्गादास के। उसने उस बड़े दरबार में उस दूसरे वाले को मारा वहां पे, कैसा रिप्ले ये ऐसे मारा था। और जसवंत सिंह बड़े राजी हुए, मेरे दरबार में मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी को मार दिया। और उसने कहा कि दुर्गादास कल से तुम इस सीट पे बैठोगे, आस्करण कल से तुम उधर बैठोगे। तो बाद में दुर्गादास जी हमेशा साथ में, धर्मत वाले युद्ध में दुर्गादास जी लड़े थे। 1638 का जो धर्मत वाली लड़ाई है उसमें दुर्गादास जी लड़ते हैं। तो कहते दुर्गादास जी के 4 घोड़े मरे थे उस धर्मत वाले युद्ध में, वो 5वें घोड़े पे सवार होकर लड़ रहे थे। तो जसवंत सिंह देखता है वो तोप के आगे लड़ रहा है, वो कौन है? कि वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह ने कहा कि इस लड़के को बाहर निकालो। 21 साल के थे दुर्गादास जी उस टाइम। तो इस लड़के को बाहर निकालो, इसकी जरूरत जोधपुर को आगे पड़ेगी, इस युद्ध में इसको मरने की आवश्यकता। तो जसवंत सिंह कितना विजनरी आदमी है कि उसको पहले से पता था कि ये लड़का एक दिन काम आएगा। कितने साल काम आया जोधपुर के? 30 साल। कितने साल? देखो, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह एज किंग, अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, टू मेक अजीत सिंह एज किंग। दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। दुर्गादास स्ट्रगल्ड अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 इयर्स। दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। दुर्गादास स्ट्रगल्ड अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 इयर्स। दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। दुर्गादास स्ट्रगल्ड अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 इयर्स। 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। अगली लाइन स्टार लगा लिखना, काम की लाइन है। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय क्वेश्चन में लिखना ही। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज 30 इयर्स स्ट्रगल ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़। है ना, इसके स्टार लगाना। ये क्वेश्चन आरपीसी का फेवरेट सवाल है। ये 2012 के मेंस में सवाल था। मारवाड़ के राठौड़ों के 30 वर्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? एक बार आरएस में तो नहीं, किसी और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। राजस्थान की कौन सी रियासत ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक युद्ध किया था? तो कौन सी रियासत है? मारवाड़। कौन से राजा के लिए? अजीत सिंह। किसके नेतृत्व में? तो कितने सालों तक? कब से कब तक? किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। या मुगलों के खिलाफ। एक ही तो बात हो गई। बाद में जब दुर्गादास जी को यहां से देश निकाला दे दिया गया था, दुर्गादास जी चले गए मेवाड़। कहां चले गए? तो दुर्गादास जी को जब देश निकाला दिया तब तो मेवाड़ में राजा थे अमर सिंह सेकंड। कौन राजा थे? 1708 में अमर सिंह सेकंड है उधर। उसके बाद बन गए थे संग्राम सिंह सेकंड। तो दुर्गादास जी मेवाड़ में 2 राजाओं के शासनकाल में वहां रहते हैं। किस किसके? अमर सिंह सेकंड। और मेवाड़ वाले भी जानते थे कि यार आदमी है तो काम का, तो मेवाड़ वालों ने जाते पहले तो उनको एक जागीर दे दी, विजयपुर। कौन सी जागीर दे दी थी? लिखो, मेवाड़ में इन मेवाड़ दुर्गादास जी को विजयपुर नामक जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास जी। दुर्गादास जी को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास जी। दुर्गादास जी को विजयपुर जागीर दी गई थी। विजयपुर जागीर वॉज गिवन टू दुर्गादास जी। दुर्गादास जी कौन सी जागीर दी गई थी? और सुनो, देखो मैंने बताया था किसी भी राज्य में 2 प्रकार की जमीन होती। एक वो जमीन जो राजा के पास होती, एक वो जमीन जो सामंतों के पास होती। राजा के पास जो जमीन होती उसको बोलते खालसा, सामंतों के पास जो जमीन होती उसको बोलते जागीर। क्या बोलते? जागीर दी गई। इसका मतलब दुर्गादास जी क्या बना दिया गया? सामंत। खालसा में जो जमीन होती उसके टुकड़े होते और उन टुकड़ों को बोलते परगने। क्या बोलते? तो मेवाड़ में एक परगना था, उसका नाम था रामपुरा। कौन सा परगना था? ये परगना वही है जिसपे बाद में मराठों ने कब्जा कर लिया था। और हम पढ़ते हैं वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ क्या करेंगे? या रामपुरा परगने के अंदर बाद में दुर्गादास जी को भेजा गया। वापस सुनना, राजा के पास जो जमीन होती उसको क्या बोलते हैं? खालसा। खालसा के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगने। राजा के अलावा जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं? जागीर। जागीर के मालिक को क्या बोलते हैं? सामंत। तो यदि किसी को जागीर मिलती तब तो वो क्या हो जाता? सामंत। सामंत तो या जागीरदार का, तो जागीर मिलेगी तो क्या हो जाएगा? जागीरदार। जिसको परगना मिलता था ना उसको बोलते हैं हाकिम। परगना मिलता उसको क्या बोलते हैं? कि ये वहां का क्या बना दिया गया? हाकिम। जागीर मिली तब तो क्या हो जाता था? सामंत। परगना मिला तब क्या मिल जाता था? तो बाद में दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बनाया गया। कहां का हाकिम बनाया गया? लिखो, कालांतर में, लेटर ऑन,
कालांतर में लेटर ऑन दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बना दिया गया था। ये वही मालवा में मध्य प्रदेश में जगह, दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बना दिया गया था। दुर्गादास जी वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा। दुर्गादास जी को रामपुरा का हाकिम बना दिया गया था। दुर्गादास जी वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा। दुर्गादास जी को रामपुरा का क्या बना दिया गया था? हाकिम। दुर्गादास जी वॉज अपॉइंटेड एज हाकिम ऑफ रामपुरा। रामपुरा का हाकिम बना दिया गया था। किसको? दुर्गादास जी। फिर वहां मालवा मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, सब वहीं रहा करते थे। वहां उज्जैन में दुर्गादास जी की डेथ हुई। कई दिन यहाँ रामपुरा रहे थे, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर उज्जैन चले गए थे। कहां चले गए थे? उज्जैन। और वहीं उज्जैन में डेथ हो गई थी इनकी। वहीं उज्जैन के अंदर एक नदी बती है शिप्रा। कौन सी नदी है? इसके किनारे दुर्गादास जी की छतरी बनी हुई है। दुर्गादास जी की छतरी कौन सी नदी किनारे? 1718 में उनकी डेथ होती है। कहां पर होती है उनकी डेथ? लिखो 1718 ईस्वी में, इन 1718 एडी। 1718 ईस्वी में, इन 1718 एडी उज्जैन में दुर्गादास जी की मृत्यु हो गई। दुर्गादास जी डाइड एट उज्जैन। उज्जैन में दुर्गादास जी की मृत्यु हो गई। दुर्गादास जी डाइड एट उज्जैन। नीचे लिख लो दुर्गादास की छतरी बराबर उज्जैन, और कॉस्टम लिख लेना शिप्रा नदी के किनारे, नियर रिवर शिप्रा। दुर्गादास जी की छतरी, सेनेट ऑफ दुर्गादास जी। दुर्गादास जी की छतरी कहां पर बनी हुई है? उज्जैन। कौन सी नदी किनारे? लिखो दुर्गादास जी की उपाधियां। मैं ये बात लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों है। लेफ्ट से लिखना ताकि राइट में लिखने की जगह बचे थोड़ी। उतारो, फिर मैं अर्थ बता दूंगा इनके। टाइटल्स ऑफ दुर्गादास जी। क्या क्या टाइटल है बताओ देखे? राठौड़ों का यूलिसेस, राजपुताने का गेरिबाल्डी, और मारवाड़ का अणबिंदियामुत। मैं वापस समझाता हूं। तो पहला टाइटल क्या दोबारा बताओ मेरे को? राठौड़ों का यूलिसेस। यूलिसेस एक ग्रीक हीरो था। कौन सा हीरो था? ग्रीस, ग्रीस देश है, ग्रीस, यूनान। यूनान के अंदर एक बंदा हुआ था, जिस बंदे का नाम क्या था? यूलिसेस। कहते हैं यूनान पे, ग्रीस पे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, तो यूनानियों को दुश्मनों के कब्जों से मुक्त करवाने वाला कोई बंदा था, तो कौन था? यूलिसेस। जेमस्टोड कहता है। उसी प्रकार राठौड़ों पे जब दुश्मनों ने कब्जा कर लिया, तो राठौड़ों को मुक्त करवाने वाला बंदा कौन था? दुर्गा। जैसे यूलिसेस ने यूनानियों को मुक्त करवाया था, वैसे दुर्गादास ने किसको मुक्त करवाया था? राठौड़ों। तो जेमस्टोड ने कहा कि दुर्गादास क्या है? राठौड़ों का। किसने कहा ऐसा? लिखो, आगे लिख लो, जेमस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेमस्टोड। जेमस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेमस्टोड। जेमस्टोड यूरोप का था, तो यूरोप वालों से तुलना करेगा अपने। अगला क्या लिखा बताओ देखे? राजपुताने का गिरवट। आगे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आप पढ़ोगे। एक देश है इटली। कौन सा देश है? इटली देश बनाया जाके 1870 में। इटली देश कब बना था? ज्यादा पुराना नहीं, अभी 1870। 1870 कितने साल बीते हैं? थोड़े साल बीते हैं। अभी 150 साल हुए। अच्छा, इससे पहले क्या था? इससे पहले इटली में कई अलग अलग टुकड़े हुआ करते, जैसे अपने राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, ऐसे। और इटली पे दो देशों ने कब्जा कर रखा था। एक कब्जा कर रखा था ऑस्ट्रिया, एक कब्जा कर रखा फ्रांस। किसने कब्जा कर रखा? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। अब आपको ऑस्ट्रिया का नाम सुन के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया को यदि दुनिया के मैप के अंदर देखोगे आप, तो ऑस्ट्रिया दिखता ही नहीं है। पर 1915 तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हो गया था, ऑस्ट्रिया दुनिया का दादा था। ऑस्ट्रिया ने यूरोप में खूब नेतागिरी की है 1914 तक, 1915 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक शुरू नहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा था। ऑस्ट्रिया का कब्जा है नॉर्थ इटली पे, फ्रांस का कब्जा है साउथ इटली। साउथ इटली का यदि आप मैप देखोगे तो उसमें दो जगह मिलेगी आपको। एक जगह का नाम है नीस। क्या नाम जगह का? एक जगह नाम है सेवाय।
कौन कौन सी दो जगह? नीस और सेवा। यहां पे कब्जा कर रखा है फ्रांस। किसने कर रखा है? इटली के लोग अपने कब्जे को छुड़वा रहे हैं। बाकी वाला कब्जा छुड़वा लिया, लेकिन साउथ इटली वाला कब्जा अभी तक छुड़वाया नहीं जा रहा। इटली में एक राजा है विक्टर इमेनुअल। राजा कौन है? विक्टर इमेनुअल। विक्टर इमेनुअल लगा हुआ यार कब्जा छुड़वाते हैं, लेकिन पार नहीं पड़ रही। तभी इटली में एक बंदा आता है, उस बंदे का नाम है गैरिबाल्डी। क्या नाम है? सेना बनाता है, सेना बना के फ्रांस पर अटैक करता है और नीस और सिवाय छुड़वा लेता है। तो साउथ इटली को आजाद करवाने वाला यदि कोई बंदा था तो वो कौन था? और जब साउथ इटली आजाद हुआ तभी इटली एक हुआ, उससे पहले तक इटली एक ही नहीं हो पाया। अब जब साउथ इटली गैरिबाल्डी ने जीता तो लोगों को लगा कि अब गैरिबाल्डी साउथ इटली का राजा बनेगा। विक्टर इमेनुअल को पूरी इटली का राजा बनने नहीं देगा, ये कहेगा साउथ इटली मैंने जीता है तो साउथ इटली का राजा मैं बनूंगा। तो लोग उसके पास गए कि गैरिबाल्डी तुम साउथ इटली का राजा बनोगे? उसने कहा नहीं। तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं खेती करूंगा। क्या करूंगा? तो तुमने क्यों जीता साउथ इटली? उसने कहा देश के लिए। देश के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी मैंने कर दी। और उसने बीज लिए और एक ऐसे द्वीप पे चला गया जिस पर उसको कोई जानता ही नहीं था, चुपचाप जाकर खेती करने लग गया। निस्वार्थ भावना। कैसी भावना? क्या दुर्गादास ऐसा ही नहीं है? उसने 30 साल तक मारवाड़ के लिए लड़ाई लड़ी और जिस दिन मारवाड़ अजीत सिंह को मिल गया और चुपचाप अजीत सिंह के कहने पर कहां पे चला गया? मारवाड़ से मेवाड़। अच्छा, देबारी समझौता दुर्गादास ही करवाता है। देबारी समझौते में 3 रियासतें एक साथ है। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर। यही तो राजस्थान था। तीनों रियासतें एक साथ आ गई तो राजपूताना एक हुआ कि नहीं हुआ? जिस प्रकार गैरिबाल्डी ने इटली को एक किया था, उसी प्रकार दुर्गादास ने किसको किया? राजपूताना। जिस प्रकार गैरिबाल्डी ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपनी कोई लाभ कमाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जिस प्रकार इटली को एक किया था या इटली की रक्षा की थी, उसी प्रकार दुर्गादास जी ने बिना किसी अपने प्रॉफिट की किसकी रक्षा की? मारवाड़ की। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? राजपूताने का। ये राजस्थान में ऐसा बंदा अपने दुर्गादास जी हुए थे जैसे इटली के अंदर कौन हुआ था? गैरिबाल्डी। इसलिए राजपूताने के क्या हो गए? मोती होता है मोती। मोती समझ गए? मोती समुद्र में मिलता है। जब समुद्र में मिलता है मोती तब एकदम प्योर होता है। अपने क्या करते हैं? मोती का मोती लेके आते हैं, उनकी बनाते हैं माला। और जब माला बनाते हैं उसमें छेद निकालने पड़ते हैं। छेद निकल गया तब तो मोती प्योर नहीं बचा। मोती के अंदर का सामान तो निकल गया, उसके आपने निकाल दिया, मोती छोटा हो गया थोड़ा। हम कहते हैं दुर्गादास जैसे मोती है जिनमें छेद नहीं निकला है, वो अणबिंदीय मोती है। कैसे मोती है? बींदना। बींदने का मतलब होता है छेद निकालना। दुर्गादास जैसे मोती हैं जिनके अंदर छेद निकाला नहीं गया। तो क्या कहा जाता है उनको? मारवाड़ का। तो 3 उपाधियां क्या क्या भी बताओ देखे। राठौड़ों का यूलाइसिस, राजपूताने का गैरिबाल्डी और मारवाड़ का। अपने राजस्थान के अंदर एक हिस्टोरियन हुए जिनका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम था? इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है जोधपुर का इतिहास। कौन सी बुक लिखी? हिस्ट्री ऑफ जोधपुर नाम की बुक लिखी। इस बुक का जब सेकंड एडिशन निकाला गया, एडिशन तो समझते हो ना, एक बार बुक लिखी उसमें कोई गलतियां वलतियां होती है तो दोबारा निकालते हैं। हिंदी वाले बोलते हैं संस्करण। हिंदी में तो क्या बोलते हैं अपने? इंग्लिश में आप क्या कहते हैं उसको? एडिशन। जब सेकंड एडिशन उसका निकाला गया, वो जिस बंदे को डेडिकेट किया गया वो बंदा दुर्गादास है। तो कोई पूछेगा कौन से राइटर ने अपनी बुक दुर्गादास को डेडिकेट की थी? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अपनी कौन सी बुक? और उस बुक का भी कौन सा एडिशन? याद रहेगी बात? लिखो। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के द्वितीय संस्करण को दुर्गादास को समर्पित किया था। डेडिकेटेड सेकंड एडिशन ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर तो दुर्गादास अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के द्वितीय संस्करण को, अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के द्वितीय संस्करण को दुर्गादास को समर्पित किया था। डेडिकेटेड सेकंड एडिशन ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर तो दुर्गादास। डेडिकेटेड सेकंड एडिशन ऑफ हिज बुक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर तो दुर्गादास अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के द्वितीय संस्करण को दुर्गादास को समर्पित किया था। दुर्गादास को समर्पित किया था। किसको समर्पित किया था? दुर्गादास को। कौन सी बुक? जोधपुर का इतिहास। इसका कौन सा एडिशन? सेकंड एडिशन। किसको समर्पित किया गया? दुर्गादास। क्वेश्चन लिखो। कल क्या लिखवाया था? और लिखो, एक और लिखो। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए या बताइए 100 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 100। एक और लिख लो, 50 शब्दों का और लिख लो। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राज यूलोजी लिख लो, राज प्रशस्ति लिख लो। ये 50 शब्दों में, 50 वर्ड्स में सारी बातें लिखनी। राज प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हो, सारी बातें लिखनी। ठीक है।